तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँगी। मैं मनीषा द्विवेदी और मैं मिशन समृद्धि के मिशन आयुष आरोग्यकर कार्यक्रम की कार्यक्रम समन्वयक हूँ। और आप मनीषा, ये आरआर वालों का स्पीकर ऑन है। जो नॉन स्पीकर है उनको एक बार जरा बता दीजिए कि स्पीकर अपने बंद रखें, म्यूट रखें, ठीक है, ज़रा क्योंकि म्यूट फिर कर वो सकते हैं डिस्टरबेंस होता और है। आई सभी थिंक ये लोग अपना हाँ, उनका हो गया, स्पीकर हाँ, म्यूट हो गया। नहीं बोल रहे हैं, अपना म्यूट कर लें। तो मेरे साथ आज के सत्र में वैद्य आशीष जी भी हैं, जो कि मिशन आरोग्यकर कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन हैं और टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जो कि आज के सत्र में मेरा सहयोग करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे मिशन आयुष आरोग्यकर कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बहुत आप सभी को बताना चाहूँगी। ये कार्यक्रम लोगों को औषधीय पौधे और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति आत्मनिर्भर बनाने का है, अर्थात सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के प्राथमिक घरेलू प्रबंधन के हेतु लोगों को जागरूक बनाना। ये कार्यक्रम पहले उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में जीवनी सोसाइटी, जिसके संस्थापक डॉक्टर नरेंद्र मेहरोत्रा जी थे, उनके द्वारा सफलतापूर्वक संचालित किया गया और इसके प्रभाव को देखते हुए अब ये कार्यक्रम मिशन समृद्धि द्वारा 5 राज्यों के 7 जिलों में संचालित किया जा रहा है। आगे आज के वेबिनार के बारे में आशीष जी आप बताएंगे। आज के वेबिनार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वेबिनार में चर्चा के लिए विषय के जो है वो है शिशिर ऋतु, इसका आहार विहार और इसमें जो रोग होने वाले हैं उनका घरेलू प्रबंधन हम किस प्रकार कर सकते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ और योगा से विशेषज्ञ जुड़े हैं। हम सभी का एक एक करके परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं हकीम डॉक्टर निखत सज्जाद। आप जामिया तिब्बिया देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश के कबालत व अमराजे निवासन विभाग की विभाग प्रमुख हैं। डॉक्टर विशाल चड्ढा जी जुड़े हैं। आप डायरेक्टरेट ऑफ आयुष दिल्ली में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। डॉक्टर सुनील आर्या जी जुड़े हैं। आप जीवनी आयुर्वेद पंचकर्म एवं क्षारसूत्र चिकित्सा केंद्र गुरुग्राम हरियाणा के संस्थापक व प्रधान भिषक हैं। श्री अरविंद्र अग्रवाल जी जुड़े हैं। आप यूपी पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड वरिष्ठ इंजीनियर व भारतीय योग संस्थान लखनऊ के क्षेत्रीय प्रधान व योग शिक्षक हैं। आप सभी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। सत्र को आगे बढ़ाने से पहले सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि अपना नंबर जो है वो चैट बॉक्स में छोड़ देंगे और सत्र में चर्चा के दौरान यदि आपका कोई भी प्रश्न होता है तो कृपया उसे टाइप कर दें। सत्र के अंत में उस पर जो है चर्चा की जाएगी। और सत्र के दौरान चर्चा के दौरान अगर किसी को नहीं बोलना है या बोलना है तो हम लोग अंत में जो है प्रश्नोत्तर का सेशन रखेंगे, उसमें आप पूछ लीजिएगा। तब तक जो है अपना मोबाइल जो है म्यूट पे रखिएगा, जिससे चर्चा जो है सुचारू रूप से चलती रहे। मनीषा जी। धन्यवाद आशीष जी। हमारे देश में 6 ऋतुएं हैं, उनमें से एक ऋतु है शिशिर ऋतु और जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने हमारे विशेषज्ञों से। और क्या ये मैं वैद्य सुनील आर्य जी से जानना चाहूंगी कि क्या ये ऋतु संधि ऋतु की इस ऋतु को संधि ऋतु भी कहते हैं, और अगर है तो ये संधि ऋतु क्या होती है? साथ ही साथ जो शिशिर ऋतु है यानी कि विंटर, ठंड का मौसम, इस ऋतु की क्या विशेषताएं हैं और इस ऋतु में मौसम में हम किस प्रकार के बदलाव देखते हैं? साथ ही साथ और ऋतुओं से ये किस तरह से अलग है, डॉक्टर सुनील आर्या जी हमें बताएंगे। जी मनीषा जी, बहुत धन्यवाद आपका और धन्यवाद डॉक्टर मेहरोत्रा जी का और सभी प्रतिभागी जो आए हैं सबका। दरअसल बात यह है कि हमारे देश में कुल 6 ऋतुएं हम कहते हैं, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो पहली 3 और अंत की 3, इनको 2 विभागों में बांटा गया है। पहली जो 3 है उसको हम कहते हैं आदान काल और अंत की जो 3 है उनको बोलते हैं विसर्ग काल। तो देखा जाए तो ये आदान काल और विसर्ग काल की संधि है। अभी खत्म हुआ ही है आपका विसर्ग काल और आदान काल शुरू हो गया है, इसलिए इसको संधि ऋतु बोलते हैं। दूसरा, उत्तरायण और दक्षिणायन का भी एक कंसेप्ट है। इस समय सूर्य जो है वो मकर संक्रांति से उत्तरायण में प्रवेश करता है,
तो वो उत्तरायण का काल अब शुरू हो जाता है। तो यहाँ से वो बदलाव शुरू होगा। बहुत ठंडी के बाद फिर वसंत ऋतु, फिर गर्मी आएगी, गर्मी फिर बरसात, फिर वो उस तरह क्रम चलता रहता है। तो दरअसल जो शिशिर ऋतु है उसका प्रारंभ हम जो मानते हैं वो मानते हैं मकर संक्रांति से और वसंत पंचमी के पहले तक, यानी बसंत ऋतु शुरू होने तक। तो लगभग 2 महीने की ये ऋतु रहती है। तो आप मोटा मोटा माने कि मध्य जनवरी से लेकर के और मध्य मार्च तक, ऐसा हमारा आयुर्वेद सिद्धांत कहता है कि 2 महीने की एक ऋतु होती है। अब शिशिर को हिंदी में तो कहते हैं पतझड़, हालांकि पतझड़ शुरू हुआ नहीं है, पर ये वसंत से पहले पहले पतझड़ शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको पतझड़ कहते हैं हिंदी में। अब देखा जाए तो बहुत ठंडी की ऋतु है और कोहरा भी है, इसमें बीच में बारिश भी होती रहती है, टेम्परेचर 0 के आसपास पहुंच जाता है कहीं कहीं क्षेत्रों में, और बहुत कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है। पर ये जो ऋतु है, थोड़ी सावधानियों के साथ इसको समझा जाए तो ये असल में स्वास्थ्य को बढ़ाने की ऋतु है। जो अंत की ऋतु हेमंत ऋतु है और शिशिर, दोनों की दोनों ऋतु बहुत ठंडी वाली ऋतु होती है। दोनों में ही स्वास्थ्य अच्छा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें अग्नि विशेष प्रज्वलित रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि बाहर की ठंड से लड़ने के लिए हमारे भीतर जो जठराग्नि है मजबूत होती है। वो मजबूत होती है तो अच्छी भूख लगती है। अच्छी भूख लगती है, जो हम खाते अच्छे से पचन होता है और शरीर सौष्ठव हमारा बढ़ता है। इसलिए इस ऋतु में, पिछली वाली जो ऋतु गई उसका भी अगर हम जोड़ लें तो सर्दियों की ऋतु में अच्छा खान पान उपलब्ध रहता है, अच्छी जठराग्नि रहती है, तो अच्छी सेहत भी बनती है। लेकिन चूंकि इस ऋतु में बहुत ठंड है तो ठंड से जुड़े हुए जो रोग हैं वो बढ़ सकते हैं, तो इसलिए ठंड से जुड़ी सावधानियां बहुत जरूरी है। दूसरा, इस ऋतु में रूक्षता बढ़ती है, खुश्की बढ़ती है, क्योंकि बाहर चमड़ी पर ब्लड फ्लो घट जाता है, अंदर हीट बढ़ती है तो रूक्षता बढ़ जाती है, तो रूक्षता से जुड़ी हुई समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए सावधानी रखनी क्या है? ठंड की और रूक्षता की, और उनसे संबंधित रोगों की, जैसे अस्थमा है, चमड़ी के रोग हैं, नाक और छाती की एलर्जीज हैं, ज्वाइंट पेन है, बीपी शुगर बढ़ जाते हैं इस मौसम में स्वभाव से। सर्दी के मौसम में जब चमड़ी पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से घट जाता है, इसका फ्लो घट जाता है ब्लड का, तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और चूंकि काम करने के घंटे घट जाते हैं, विश्राम के घंटे बढ़ जाते हैं, चलना फिरना कम हो जाता है, खाया अच्छा जाता है, तो स्वभाव से ही वेट और शुगर भी बढ़ जाता है। तो आगे आने वाले समय में चर्चा करेंगे इन सब विषयों की। लेकिन मोटा ऋतु जो कि प्रकृति का पतझड़ कही जाती है, प्रकृति का बुढ़ापा कही जाती है, ऐसी ऋतु है, लेकिन हम मनुष्यों के लिए ये बहुत अच्छी ऋतु है सेहत की। जी, बहुत सुंदर बताया सुनील आर्य जी ने। मैं अब श्री अरविंद अग्रवाल जी से जानना चाहूंगा कि शिशिर ऋतु में हमें कैसी दिनचर्या अपनानी चाहिए और वह कैसे अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए ताकि इस ऋतु में हम और स्वस्थ रह जा सके। अरविंद अग्रवाल जी। हाँ, आप सभी विशेषज्ञ और प्रतिभागियों को मेरा प्रणाम, और डॉक्टर मल्होत्रा जी, मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे भी जो है आपने जोड़ा इसमें जो है एज योग एक्सपर्ट। देखिए, जैसा अभी डॉक्टर सुनील आर्य जी ने कहा कि ये शिशिर ऋतु जो है ये मुख्य रूप से स्वास्थ्यवर्धक ऋतु है, लेकिन इसमें क्या है, मौसम कफ प्रधान है, तो हमें इसमें अपने जीवन शैली जो है उसमें निश्चित रूप से जो है कुछ चेंज लाकर, और हम जो है इस मौसम में जो भी इस मौसम से संबंधित तकलीफें हैं उनका अच्छी तरीके से हम जो है वो मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें इस मौसम में हमारी जो दिनचर्या है वो बेसिकली पूर्ण रूप से अनुशासन युक्त हो, संयत हो, नियमित हो, क्रियाशील, सुव्यवस्थित और प्रकृति के विधान के अनुरूप ही हमें दिनचर्या रखनी है। यानी मुख्य रूप से जो है वो कि हमें जो है वो इसमें ठंड ज्यादा हो जाएगी तो ऐसा नहीं है कि हम जो है वो अपना जो है जो फिजिकल एक्सरसाइज का पार्ट है उसको हमें छोड़ना नहीं है। तो उसमें जो है सबसे जरूरी पहली चीज क्या है कि हमारा जो सोना जागना और व्यवहार और भोजन जो है वो बहुत जरूरी है कि वो ठीक मात्रा में, ठीक समय पर और ठीक गुणवत्ता का होना चाहिए। इसमें जो है जैसे ये हमारे भगवत गीता के अध्याय 6 का श्लोक 17 है, उसका ध्यान रखते हुए हमें जो है युक्ताहार विहारस, युक्त चेष्टस कर्मसु, युक्त स्वप्ना भवोदस, योगो भवति दुखा। हमें इसका ध्यान हमेशा रखते हुए ही
जीवन शैली में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन जो है वो करना है। जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये इस मौसम में भी जो है वो बहुत अधिक आवश्यक है, और ये ही स्वस्थ रहने का जो है एक बहुत बड़ा आधार है। हमें जो है वो अपने कार्य और विश्राम, इसमें इसमें समन्वय स्थापित करना है। रात्रि में जो है वो लगभग 8 घंटे की, 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है, लेकिन भोजन जो है वो हमें सोने से कम 3 घंटे पहले, और प्रेफरेबली जो है वो सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के आधे घंटे के अंदर भोजन हमें कर लेना है, रात्रि का भोजन, ताकि हमारे जो है वो शरीर के आंतरिक अंगों को, पाचन तंत्र को रात में पूरा विश्राम मिले। तो ये तो हमारे मैं इसको थोड़ा भोजन पे आ रहा हूँ, ये आगे हमारे और वक्ता इसमें बताएंगे। लेकिन क्या है कि इस मौसम में हमें जो अपने को जो है वो प्रातः काल जब हम उठते हैं, तो उठने के बाद जो है वो सर्वप्रथम जो है वो हमको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पीना है। उसके बाद जो है वो हम शौचादि से निवृत्त होकर फिर वायु स्नान और धूप स्नान, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हमें प्रातः काल जो है सैर जरूर करना है, पूरे कपड़े पहनकर, गर्म कपड़े पहनकर, टोपी, मफलर, दस्ताने सब पहनकर निकले। और जो बुजुर्ग हैं, जिनको सांस संबंधी तकलीफ है और जिनका स्वास्थ्य उस अनुकूल नहीं है, वो जो है धूप निकलने पर जो है टहलने निकले। और उसके पश्चात 1 घंटा हम अपने लिए प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए जरूर दें। योगाभ्यास से जो है वो हमारा जो है वो सारा जो है कि हमारा सारा सिस्टम जो है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है। अगर हमने 15 मिनट यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं की, 15 मिनट जो है वो आसन अपने लिए किए, 15 मिनट प्राणायाम किया और 15 मिनट हमने ध्यान किया, तो इससे जो है वो क्या सूक्ष्म क्रियाओं से हमारी जितनी इनवॉलेंटरी मसल्स है, वो अनैच्छिक पेशियां जो भी हैं शरीर में, और वो उनका बहुत अच्छा उन पर प्रभाव आता है शरीर के समस्त आंतरिक अंगों पर। क्योंकि और किसी भी एक्सरसाइज से या व्यायाम से या सैर करने से शरीर के आंतरिक अंगों पर पूरा प्रभाव नहीं आता है। लेकिन अगर हम यौगिक अभ्यास करते हैं, योगासन करते हैं, जिसका शरीर पे पूरा अच्छा सा प्रभाव आता है। प्राणायाम से हमारे प्राण का विचरण जो है वो ठीक होने लगता है, मन शांत होता है, आयु दीर्घ होने लगती है। और ध्यान के अभ्यास से जो हमारा चित्त है, अंतःकरण, वो शुद्ध बनने लगता है, जीवन के प्रति सकारात्मक जो है दृष्टिकोण बनता है, और हमारी परोपकार के कार्यों में जो है मन लगता है। हमारा पाचन सुदृढ़, निष्कासन सहज होने लगता है, सारे सिस्टम प्रभाव में आने लगते हैं। तो यदि हम योग की शरण में रहें और साथ ही साथ अपना थोड़ा सा ये दिनचर्या में परिवर्तन कर लें, अपने खाने का और भोजन के भी जो बेसिक नियम हैं उनको फॉलो करें, गर्म गुनगुना पानी पीने का इस मौसम में प्रयास करें, और साथ ही साथ जो है अगर नहाए नहीं तो गुनगुने पानी से नहाएं। तो इस मौसम में हम अच्छे से जो है वो अपने को जो है वो बिना किसी तकलीफ के इस मौसम में आनंद पूर्वक हम रह सकते हैं। मुख्य रूप से क्या है कि हम जो है फास्टिंग से बचें इस मौसम में। डोंट्स क्या है, फास्टिंग ना करें, ठंडा पानी जो है बिल्कुल अवॉइड करना है हमको, कोल्ड एनवायरनमेंट से भी हमें बचना है। और इस मौसम में जो है वो जो भी ठंड के प्रति जो भी हमारा प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन हमें पूरा करना है। शरीर को जो है, जैसे मैंने कहा कि वायु स्नान, कि हमें टोटल सैर जो है वो दिन भर में 40 से 45 मिनट सफिशिएंट है, 30 से 45 मिनट सफिशिएंट है। इससे ज्यादा सैर करने का कोई विशेष लाभ नहीं है। तो सुबह हम अगर 15 से 20 मिनट सैर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और रात्रि में भोजन के आधे घंटे बाद वो हमको फिर जो है हल्की गति से जो है वो सैर करना है, लगभग 20 मिनट। तो इस तरीके से 40 मिनट की अगर हमारी सैर हो जाती है तो उससे हमारा पूरा वायु स्नान हो जाता है और हमारा पाचन जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और हमें जो है, लेकिन अगर कोई रात में इस समय मौसम में जो है वो ठंड ज्यादा है तो आप कवर्ड स्थान में, घर के ही ड्राइव वे में या कहीं हल्की गति से रात्रि में चहलकदमी कर सकते हैं, जिनको जो है वो बाहर निकलने में जो है वो दिक्कत है। इसी तरीके से धूप स्नान का भी इस मौसम में बहुत बड़ा जो है वो लाभ है। ये धूप स्नान जो है वो जीर्ण रोगों को ठीक करने में बहुत ज्यादा सहायक है।
कि हम इस मौसम में हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है शरीर पर जो है वो यथासंभव तिल के तेल की मालिश करके, और अगर हम जो है हल्की धूप हो, फोरनून में, तेज धूप में नहीं करना है, और हल्की हवा हो, उसमें अगर हम जो है रहते हैं थोड़े समय, तो जो है वो हमारे बहुत सारे रोग से हम बच जाते हैं। और सिर को जो है वो गर्म ना हो, तो इसलिए सिर को हम किसी कपड़े से ढक सकते हैं। तो ये भी जो है ये बेसिकली अग्नि तत्व चिकित्सा जो है वो है। और थोड़ी सी चीज ये है कि हमें इस मौसम में कि हम पानी का पीने का बहुत कंजूसी करने लगते हैं, क्योंकि ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन हमें पानी जो है वो, भले ही हम गर्मी में 3 से 4 लीटर पीते हैं, तो इस मौसम में गुनगुना पानी हमें 2 से 3 लीटर जरूर पीना है। हाँ, सायंकाल के समय जो है कि भोजन से, सोने से 2 घंटे पहले पानी को हम बंद कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठ के ऊषापान जरूरी है। और दिन में भी जो है दो ठोस भोजन के बीच जो है वो हमको 5 से 6 गिलास पानी पीना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ हम शरीर में कोई भी वेग धारण ना करें, किसी भी प्रकार का जो है वेग हो, विशेष रूप से मल मूत्र का वेग कोई भी धारण नहीं करना है। अगर हमें ये मन में शंका हो रही है कि कोई डिजायर हो रही है हमें, क्योंकि जाऊं या ना जाऊं, हमें लघु शंका या दीर्घ शंका की डिजायर हो रही है कि जाऊं या ना जाऊं, तो अवश्य जाऊं, उसको रोक के नहीं रखना है। लेकिन भोजन का यह है कि भोजन जो है कभी कभी हमें बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भूख लगती है, मानसिक भूख लगती है, हमारे शरीर में भूख नहीं है। तो वो अगर इच्छा हो रही है कि खाऊं या ना खाऊं, तो उस समय खाना अवॉइड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये मौसम विशेष रूप से कफ प्रधान मौसम है, तो इस मौसम में जो है हम जो ये हमारी आयुर्वेदिक चीजें हैं, जैसा अभी हमारे अन्य स्पीकर बताएंगे भी, कि जैसे अदरक है, लहसुन है, तिल है, गुड़ है, आंवला है, इन सब का जो है वो सेवन जो है वो हमें काफी जो है हद तक जो है वो इस मौसम में लाभकारी होता है। और रंग बिरंगी फल और सब्जियां जो मौसमी हो, उनका भी हमें भरपूर जो है वो सेवन इस मौसम में जी करना है। अरविंद जी, हम आहार पे विस्तार से आएंगे हमारे और विशेषज्ञों के साथ। ठीक, धन्यवाद। जी, इस बिंदु पर कोई और हमारे विशेषज्ञ इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि हमें इस ऋतु में हम कैसे दिनचर्या हमें अपनानी चाहिए और स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए? डॉक्टर सुनील आर्या, डॉक्टर विशाल चड्ढा, आप कुछ और अलग जिस्सा जोड़ना चाहेंगे इसमें? डॉक्टर चड्ढा जी बोले। जी, अरविंद जी ने बहुत विस्तार से विषय को रख दिया है। योग जो है वो अच्छी जीवन, आपकी आवाज बहुत दबी दबी सी आ रही है। अच्छा, एक मिनट। अब ठीक आ रही है आवाज? हाँ, बिल्कुल सही है सर। तो ये जो अरविंद जी ने इस विषय को बहुत विस्तार से रखा है, और हम सबके लिए लगभग ये सबको विदित ही है कि योग के अंदर इन सब विषयों को कि कैसी दिनचर्या रहे, इसके बारे में विस्तार से कहा ही गया है। और इसमें अधिक जोड़ने के लिए बहुत तो मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले ही विस्तृत है, तो उसकी पुनरावृत्ति होगी। जी, तो मुझे लगता है डॉक्टर सुनील के ध्यान में कुछ आता है या प्रोफेसर निखत जी के ध्यान में आता है, तो वो बताएं। प्रोफेसर निखत जी से अनुरोध करूंगा कि यूनानी चिकित्सा में जो है, यूनानी पद्धति में शिशि ऋतु को क्या कहा गया है, और इसमें कुछ और अगर बिंदु इसमें जुड़ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा यूनानी दृष्टिकोण से। निखत जी। जी, सारे विशेषज्ञों को मेरा प्रणाम। आवाज आ रही है? जी सिस्टर, आ रही। ओके। हाँ, हमारे देखिए इसमें जो है, जो आमतौर से यूनानी में भी यही कि शीत लहर होती है और ठंडा मौसम जो है वो कहलाया जाता है ये। और यूनानी में क्योंकि खास इसमें जो आम बीमारियां होती हैं, जैसे जनरल बहुत चीजें इसमें कॉमन है, नज़ला, खांसी, जुकाम और जोड़ों का दर्द वगैरह जो है, ये सब बहुत कॉमन होता है। और इसी के लिए बचाव के लिए अगर आप जैसा कहें, क्या क्वेश्चन क्या था, फिर से ये दोहरा देंगे? ऋतुचर्या के बारे में,
कि इस मौसम में कैसे हम लोगों को मतलब दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, उसके बारे हाँ। में कुछ बताएं, यूनानी हाँ। पद्धति के। जी, जी, यूनानी पद्धति से वो बताना चाहूँगी मैं कि देखिए जैसे अब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो उसमें एक तो सबसे पहले ये कि अपना इससे ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। उसमें बच्चों को भी और बड़े लोगों को भी और बुज़ुर्ग लोगों को भी जो है वो ठंड से बचाव करना है सबसे पहले तो। तो उसमें जैसे एक्स्ट्रा ऐसे कपड़े पहने जाते हैं जो एक्स्ट्रा लेयर हो और ये नहीं कि बहुत मोटे-मोटे कपड़े तो नहीं लेकिन हाँ कंफर्टेबल जो है गरम चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे हाथ और ये पैर और कानों को जो है जैसे सर ने बताया डॉक्टर अरविंद सर ने कि जो है ये सारे मफलर से ढकना चाहिए और स्कार्फ से ढकना चाहिए, सॉक्स पहनने चाहिए और ये दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा जैसे बताया कि हाँ रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है और इसमें जो है सुबह सवेरे अगर मौसम खुला है तो उसमें सूरज की धूप भी लेनी ज़रूरी है और अगर ऐसा एनवायरनमेंट घर के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें उसमें कि अपने उसमें कमरे में ऐसा एटमॉस्फेयर रखें। लेकिन जैसे गरम आजकल लोग जो है वो अंगीठी का इस्तेमाल करते हैं, जो है लोअर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें बहुत सारी सावधानियाँ जो हैं वो बरतनी बहुत ज़रूरी हैं कि उसमें हमें वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर हमारे 24 घंटे अगर हमने कोई कोयले की अंगीठी इस्तेमाल करी है या फिर ब्लोअर चल रहा है, तो हमें उसका कमरे का ध्यान रखना है कि उसका टेम्परेचर जो है वो सही हो और वो उसमें जो है नुकसान की चीज़ ना हो, वेंटिलेशन बराबर होता रहे और घर के अंदर सफाई-सुथराई भी बहुत ज़रूरी है कि जैसे घर में आमतौर से क्योंकि ज़्यादा टाइम जो है वो घर के अंदर ही गुज़ारना है। जो जॉब वाले हैं, जो सर्विस वाले लोग हैं, उनको तो निकलना ज़रूरी है, लेकिन घर में जो महिलाएँ और छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनको जो है उनके लिए सफाई का भी बहुत ज़रूरी है, हाइजीनिक गुड हाइजीन होनी चाहिए, उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, एटमॉस्फेयर जो है वो मेंटेन होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद डॉक्टर निखत, धन्यवाद डॉक्टर नहीं श्री अरविंद अग्रवाल जी। आगे बढ़ते हैं हम। हेमंत ऋतु की तरह इस ऋतु में भी खाने-पीने का हमारा बहुत मन करता है हम सभी का। और विशाल चड्ढा जी से डॉक्टर विशाल चड्ढा जी से मैं जानना चाहूँगी कि इस ऋतु में आहार जैसे अनाज किस प्रकार के, फल कैसे हों, सब्जियाँ इत्यादि किस तरह के हमें लेने चाहिए? डॉक्टर विशाल चड्ढा। जी, धन्यवाद। ये एक अच्छा प्रश्न है, जैसे कि पहले के वक्ताओं ने भी कहा कि ये शरीर को बढ़ाने वाला ऋतु होता है और इस ऋतु में हम जो भी खाते हैं वो पच भी जाता है और रुचि भी इसमें भोजन में बनी रहती है। जिस प्रकार से ये ऋतु है उस समय लोकल जो हमारी फसल है, वो फसल हर रंग के फल दे रही होती है। तो फलों को अगर हम देखेंगे तो सबसे अधिक फल इसी ऋतु में आते हैं, सस्ते भी होते हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी होते हैं और हमें इनका नियमित सेवन करना ही चाहिए और कोई कोल्ड स्टोरेज के जो फल हैं, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये वो ऋतु के विपरीत फल हैं, एक। दूसरा मोटे अनाज, अभी हमने मिलेट्स के बारे में आजकल खूब चर्चा रही और इसमें हमें मक्के के आटा, ऐसे बाजरा और रागी और कई जगह पे ज्वार भी। तो ऐसा इसमें अगर हम इन सब मोटे अनाजों को उपयोग में लाएँ, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, हमारे पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है और जो इनसे ऊर्जा मिलने वाली है वो भी अच्छा है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ओवरलोड करने से इस समय जो हम गच्चक और मट्ठी ये पट्टी और इस तरह की जो चीज़ें ड्राई फ्रूट्स लेते हैं उन मतलब उसमें गुड़ के साथ जाता है तो ठीक है, लेकिन जो बाकी लेते हैं तो उससे कैलोरी काउंट बढ़ रहा होता है। तो इन मोटे अनाज को लेने से वो कैलोरी काउंट भी सीमित और सीमित हो जाएगा। फिर क्योंकि सब्जी भी, हरे पत्ते की सब्जी भी और सभी प्रकार की सब्जियां भी फलों के अलावा हमें उपलब्ध मिल जाती हैं, प्रचुर मात्रा में घर के पास ही मिल जाती हैं। तो सूप का सेवन भी करना उचित रहेगा, जिससे कि सायंकाल जो है जैसे हम हल्का भोजन करना चाहते हैं, तो उसमें हमें सूप प्रचुर मात्रा में लेना चाहिए और आंवले का सेवन क्योंकि वो सबसे राजा है इस समय और इस समय का, तो आंवला अगर किसी भी रूप में हम उसको उपयोग में लाएँ, चाहे अचार में लाएँ, चाहे कच्चा खाएँ, चाहे जूस में डालें,
चाहे उसकी सब्जी बनाएं और चाहे उसको मुरब्बे के रूप में आगे के लिए स्टोर करना भी शुरू कर दें। तो इसके ऊपर ध्यान करना। हरे पत्ते की सब्जी के साथ भी जब हम विटामिन सी को उपयोग में लाते हैं तभी उसमें आयरन का बॉडी रिटेन कर पाती है। तो इन चीजों का भी ध्यान करना अच्छा रहेगा। और क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और सर्दी की ऋतु होते हुए भी अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की क्रॉप होती है, तो इसको एक बार जनरलाइज करना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस भी प्रदेश में जो भी प्रचुर मात्रा में प्रकृति हमें कह रही है लेने के लिए, उसका सेवन करना मुझे लगता है उचित होगा। और ये लोकल लेवल के ऊपर हमें सिर्फ अपनी जड़ों को दोबारा रिविजिट करना है। अपने बड़े जो लोग हमारे सिखा गए या हैं उनको ध्यान में लेना है। और ये जो बर्गर, मोमोज, ये जो आजकल रूटीन में हमें गरम गरम छाबड़ी के ऊपर और स्टोर के ऊपर दिख जाते हैं, वो दिखते तो गरम गरम है, भी दिखता है, लेकिन उसका ऐड भी बहुत होता है, लेकिन वो बॉडी के ऊपर वजन भी ऐड ज्यादा करता है और उसके बाद आपके स्वास्थ्य पे भी ऐड बोझ के रूप में रहता है। और मैं मानता हूँ वो बोझ केवल बोझ नहीं है, वो गीला बोझ है। एक तो बोझा उठाना और एक गीला बोझा उठाना में फर्क हो जाता है। वो लगातार आपके शरीर को खराब कर रहा होता है कि उसमें इस तरह के केमिकल्स वगैरह रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न मुझसे पूछा उसका उत्तर तो जी 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 सर, इतना ही। मैं सुनील आर्या जी से भी कहूंगा कि इसमें कुछ जोड़ें। डॉक्टर चड्ढा जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ। चड्ढा जी, आपने जो कहा उसको मैं कैसे कहता हूँ, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, तीन तरह के अगर हम कसौटी रखें भोजन के लिए तो हम कभी भी गलत खाना खा ही नहीं सकते। तो सीजनल इस मौसम में जो उपलब्ध है, भरपूर मात्रा में अलग अलग रंग की तरकारी, साग सब्जियां उपलब्ध हैं। इसके साथ अलावा रुचि बढ़ जाती, जैसे आपने कहा, तो गुड़ है, तिल, मूंगफली, बाजरा, उड़द, घी, ये सब इस मौसम के भोजन हैं। कई कई तरह की लड्डू बनते हैं हमारे यहाँ, जो पारंपरिक रूप से बहुत अच्छे लड्डू, गोंद के लड्डू इस मौसम में बनाए जाते हैं। भले ही हम डॉक्टर लोग उनको बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत पौष्टिक है, ऐसा करके लोगों को मना करते हो, लेकिन ठंड से लड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो भोजन से ही प्राप्त होनी चाहिए। तो इस तरह से जो ये कॉम्पैक्ट जो फूड होता है, जो भरपूर होता है एनर्जी से, उसको हम काफी अच्छे से ले सकते हैं। दूसरी बात क्या है, एक सावधानी हमें जरूर चाहिए इस मौसम के लिए, जिनका ब्लड प्रेशर और जो शुगर के रोगी होते हैं, क्योंकि भूख अच्छी लगती है और भले ही अरविंद जी ने कहा हो कि हमें 45 मिनट की वॉक जरूर करनी चाहिए, 10 मिनट की वॉक करनी चाहिए, पर सुबह सुबह बिस्तर छोड़ने में और शाम को खाने के बाद बिस्तर में ना घुसने के लिए रेजिस्टेंस इतना मुश्किल होता है कि वो प्रिंसिपली होना चाहिए पर हो नहीं पाता है। तो वहां पर जहां यदि कोई व्यक्ति बहुत मोटा पहले से ही हो, जिसको डायबिटीज पहले से ही हो, तो उसके वो सब नंबर्स बढ़ जाते हैं। तो वहां पर हम यही सलाह देते हैं, भाई अपने डायबिटीज पर काबू रखें, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, उस पर भी काबू रखें। तो इसलिए सब्जियां, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। जूस से ज्यादा बेहतर सूप रहता है इस मौसम में। जितनी भी सब्जियां हैं उन सबका सूप बना के लिया जा सकता है। एक हम सबको सजेस्ट करते हैं ABCTG, ये याद रखने के लिए फार्मूला है ABCTG। A फॉर आंवला, B फॉर बीट रूट, C फॉर कैरेट, T फॉर टर्मरिक, कच्ची हल्दी, और G फॉर जिंजर। मुझे ध्यान है कि ये मंच हमारा कभी भी हम दवाएं या दो आंवला, 2 बीटरूट, 2 कैरेट, 2 इंच हल्दी और 2 इंच जिंजर, इन सब का जूस बना करके दोपहर धूप के समय, दिन के समय पिया जाए। और ये मिलता है, इस ऋतु में मिलता है आपको, फरवरी एंड तक मिलेगा, फिर मिलेगा भी नहीं। हल्दी वल्दी और आंवला मिलना बंद हो जाता है, वो कोल्ड स्टोरेज का तो ज्यादा अच्छा रहता नहीं है। तो इसको यदि रोज हम लेते रहें तो निश्चित रूप से हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। एक बात और भी है इस मौसम के लिहाज से,
अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह की सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि ठंड बड़ी भयंकर होती है इस मौसम में। जब में बच्चे होते हैं, पहली सर्दी उनके लिए बहुत खतरनाक होती है। नवजात शिशुओं में देखा गया है कि पहली सर्दियों में यदि उनको चेस्ट का इन्फेक्शन या निमोनिया पकड़ गया तो 9-10 वर्ष की उम्र तक वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उनको ठीक रहने के लिए। हर वर्ष या हर मौसम बदलाव होने पर वो समस्या आती रहती है। सब में उन नवजात शिशुओं के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। ऐसे ही जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चूंकि स्वाभाविक रूप से अस्थमा और ये ज्वाइंट पेन दोनों ही बढ़ जाते हैं, तो उनको भी विशेष सावधानी चाहिए। अपने ज्वाइंट मैनेजमेंट के लिए भी उनको रैप करके रखें, किसी उससे अपने हीटर के सामने बैठ करके या किसी गर्म कमरे में रहते हुए अच्छे से तिल के तेल की मालिश करें। तिल के तेल की मालिश पूरे शरीर में भी की जा सकती है, लेकिन तिल के तेल में लहसुन फूंक करके जो तेल बनता है उस तेल से भी ज्वाइंट की मालिश करते हैं तो वहां ब्लड फ्लो अच्छा होता है और स्वेलिंग कम होती है, दर्द में राहत मिलती है। इसी तरह से अगर जैसे जिनको नजला जुकाम रहता है और समस्या रहती है बढ़ जाती है इस मौसम में, उनके लिए वो ABCTG वाला जूस तो बहुत अच्छा है ही है। साथ में स्टीम लेना और नस्य करना, नाक में सरसों का तेल या अणु तेल या तिल का तेल, और कफ बहुत ज्यादा नहीं है, ड्राइनेस है नाक में, तो बादाम तेल और घी। ध्यान रखें जो कफ वर्धक तेल है जैसे बादाम तेल और घी, नजला बढ़ रहा हो उस समय डालना ठीक नहीं है, उस समय कड़वा तेल ही डालना चाहिए, सरसों का तेल हो गया या अणु तेल हो गया। तो इस तरह से हम बहुत अच्छे से सावधानी रख सकते हैं। दिन में सोना, क्योंकि कफ की ऋतु है और दिन में सोने से कफ वैसे ही बढ़ जाता है, तो दिन में सोना वैसे तो मिलता नहीं है इस मौसम में, दिन वैसे छोटे होते हैं, फिर भी दिन में सोने से बचना ही चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद विशाल चड्ढा सर जी। बात बच्चों की चल रही है, तो कमजोर अगर इम्यूनिटी बच्चों की रहती है तो बहुत सारी उनको बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि अभी डॉक्टर सुनील आर्य जी ने भी बताया है। तो हम जानना चाहेंगे निखत सज्जा जी से कि इस मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या घरेलू प्रबंधन हम कर सकते हैं। निखत जी। जी सर बता रही। जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा घरेलू नुस्खा ही मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको ठंड, ये जैसे सर ने बोला कि पहली ठंड है और पहली ठंड से बच्चों को बचाना है, तो हम उसमें एक बहुत ही आसान तरीका है जो हमारे रसोई में ही चीजें मिल जाती हैं। एक तो अजवाइन और एक पान का पत्ता, एक चम्मच हमें अजवाइन लेनी है और एक हमें पान का पत्ता लेना है और उसको एक गिलास पानी में डालकर उसको पकाना है और उसको पकाने के बाद उसको छान कर रख देंगे। तो उससे जो है बच्चों को रोजाना अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको ड्रॉप्स की शक्ल में और थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उनको एक चम्मच रोजाना हमको पिला देना, जिससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो मजबूत रहे और फिर उनको वो ठंड से बचे रहें। इसके अलावा अगर यही बच्चों को जो है, कुछ बच्चों को जो है कब्ज भी अगर रहता है तो मैं इसी में एक ऐड करना चाहूंगी कि उसमें 4 अदद मुनक्का का भी अगर हम पानी में डाल के पका लें तो उससे वो ठंड से भी बचे रहेंगे और जिनको कब्ज हो रहा है उससे भी बचे रहेंगे। इसके अलावा जो है ये जो बहुत आम सर ने भी बताया कि क्या नाम है, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो है वो काली मिर्ची का पाउडर और 1 चम्मच शहद, सबको दूध में मिलाकर, दूध उस आधा चम्मच नहीं, वो पूरा जो है थोड़े बड़े बच्चों के लिए नुस्खा बता रही हूँ मैं, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं। छोटे बच्चों को बचाने के लिए तो मैंने बताया कि इस तरीके से बना के रखना है। और सरसों के तेल में लहसुन के जो जवे होते हैं उनको भी हम पहले लहसुन की जवों को जला लेते हैं, उनको सरसों के तेल में मिलाकर उनको बच्चों के पैर, क्योंकि ये होता है कि पैरों से ज्यादा उनको ठंड लगती है तो पैरों पे जो है वो लगा दें ताकि वो ठंड से बचे रहें। दूसरी बात है, जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं तो उनको पहले माँ को भी जो है ठंड से बचे रहना है, उनको गर्म कपड़े पहने बन के रहना है, ठंडा पानी से काम ना करें, गर्म पानी से काम करें। और आमतौर से जो नज़ला जुकाम जो होता है बच्चों को, उसके लिए सर्दी जुकाम के लिए ही जिसमें हल्दी पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्ची का आधा चम्मच और 1 चम्मच शहद मिलाकर उसको जो है दूध में मिलाकर 3 वक्त पिलाएं तो उससे जो है नज़ले से बचे रहेंगे। इसके अलावा
जो है बच्चों को जो है हमारे यूनानी में जो है वो शरबत की शक्ल में जो है बनता है। ये शरबत नज़ला जो है वो बच्चों को बहुत फ़ायदा करता है। इसमें भी सारी मुफ़रीद अदवियाओं से मिलकर बना होता है, तो ये एक तरीके से पूरा सेफ है। और इनकी बच्चों की जो है इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए हम डॉक्टर निखत, ये जो शरबत आप बना रही हैं, थोड़ा-सा इसका कैसे बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा-सा इस पे बता दीजिए, अगर ये घरेलू उपाय है तो? ये घरेलू में नहीं, ये बहुत सारी मुफ़रीद अदवियाँ हैं, जैसे कि इसमें उन्नाब है, सबिस्ता है और इस तरह से ये बना-बनाया प्रोडक्ट है हमारे यहाँ यूनानी का। लेकिन जो अलग से जो घर में हमारे रसोई में जो चीज़ मिलती है नज़ला ज़ुकाम के लिए, वो है कि हल्दी है। हल्दी का मैंने बता दिया, शहद का मैंने बता दिया कि शहद को जो है वो मिलाकर शहद में और हल्दी में मिलाकर जो है दूध में मिलाकर तीनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये छोटे और बड़े बच्चों के लिए हम इस तरीके से घरेलू इस्तेमाल करा सकते हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम घरेलू क्या-क्या प्रबंधन कर सकते हैं? डॉक्टर सुनील आर्या जी, कुछ इसमें जोड़ना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो बहुत छोटे बच्चे बिल्कुल इसी वर्ष या इसी पहली सर्दी में पैदा हुए बच्चे, उनके लिए थोड़ा अलग रहता है, और जो 1 वर्ष के पश्चात के बच्चे थोड़ा अलग रहता है। 2 चीज़ें हमारे यहाँ बहुत उपयोगी हैं, इम्यूनिटी के लिए हैं। डॉक्टर मेहरोत्रा भी बहुत उसकी प्रचार और प्रसार करते रहे हैं। एक तो स्वर्ण प्राशन है। स्वर्ण प्राशन बहुत उपयोगी है बच्चों में। 1 बूंद से लेकर के और 6-8 बूंद तक उसको हम 2 तरह का रहता है। उसमें एक तो केवल एक विशेष दिन, जो स्पेसिफिक हमारा नक्षत्र है उसमें ही उसको देते हैं, और दूसरा होता है कि जो रोजाना भी दे सकते हैं, जिस भी तरह से देना चाहें, लेकिन देना चाहिए। और दूसरा है बाल चतुर्भद्र। ये दोनों क्योंकि यहाँ पर दवा बताने का ज्यादा उपयोग नहीं है, इसलिए बस ये नाम सुन लिया जाए ताकि वो ध्यान रहे, तो किसी वैद्य से सलाह करके वो शुरुआत किया जा सकता है। दूसरी बात है, इस मौसम में बच्चों के लिए अभ्यंगम बहुत उपयोगी है। ठंड से बचाते हुए किसी भी गर्म तेल से, गर्म तेल का मतलब है जैसे जिसकी तासीर गर्म हो। तिल तेल सबसे बढ़िया है इस काम के लिए। बहुत से लोग जैतून तेल भी करते हैं, वो भी अच्छा है। मूंगफली का तेल भी हो सकता है, या लहसुन उबला हुआ तिल का तेल, वो भी हो सकता है। अभ्यंगम बच्चों की इम्यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरी बात है गाजर और आंवला। गाजर आंवला दोनों ही फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हैं, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और बहुत सारी चीजें ऐसी जो पता भी नहीं होती हमको, उन सबका अच्छा बेहतर स्रोत है। और अच्छी बात क्या है, इस मौसम में ही मिलता है। तो उसका भी आजकल के बच्चों को हैबिट नहीं है कि वो इस तरह की, हम जब छोटे थे तो बहुत कच्चे ही खा जाया करते थे, आजकल के बच्चों का अभ्यास नहीं है। तो गाजर, मूली, टमाटर, पालक, बथुआ, मेथी, आंवला, चुकंदर, अमरूद। अमरूद बहुत उपयोगी है। एक ऐसा फल है जो पका अमरूद 1 से 2 अमरूद रोज खाए जाएं तो पेट इतना बढ़िया रहता है। जिनको आईबीएस की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, जिन बच्चों को ठीक से टाइम पर पॉटी आती नहीं है, वो उनकी माएँ बड़ी परेशान रहती हैं, बच्चों को कुछ तीव्र औषधि दे सकते नहीं, तो ऐसे बच्चों को इस तरह के खाना जोड़ देने पर से बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे बच्चे नहीं खाते हैं गाजर, मूली, टमाटर, तो उनको पालक, बथुआ, मेथी, तो उसमें स्टफ रोटी बना करके, पराठा नहीं, पराठा लेने से पाचन बिगड़ जाता है, खाया भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कॉमनली उनको अगर स्टफ रोटी करके चिपड़ के दिया जाए तो रोटी बड़ी टेस्टी भी बनती है, साथ में वो फाइबर और जो हम देना चाहते हैं वो सब चला जाता है। ऐसे ही एक जो है सूप पीने की हैबिट रखनी चाहिए। इस मौसम में गरम गरम पीना अच्छा लगता है, और गरम पीने के चक्कर में खूब सारी चाय और कॉफी पी जाती है तो वो हानिकारक है कहीं ना कहीं, और उससे नुकसान ज्यादा होता है। तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम कई तरह के सूप से। जो भी सब्जी घर में हो, सब सब्जियों को उबाल के सूप बनाया जा सकता है, उसको टेस्टी बनाया जा सकता है। इसी तरह से बच्चों को पौष्टिक आहार, इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। जो ड्राई फ्रूट्स हैं बच्चों के लिए बहुत उपयोगी हैं, रात को भिगो के देना चाहिए। ये बहुत से लोगों को वहम रहता है कि इस मौसम में पानी में भिगो के देंगे तो ठंड लगेगी, ठंडा हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है। ड्राई फ्रूट्स ड्राई है तो सेफ है, सुरक्षित है, प्रिजर्व्ड है। लेकिन जब उनको जब खाना होता है तो हमेशा उनको रात को भिगो देने से उनके एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, सुपाच्य हो जाते हैं। इसलिए हमेशा
ड्राई फ्रूट्स को भिगो कर ही देना चाहिए। बादाम का हलवा बनाया जा सकता है, सिरप बनाया जा सकता है खजूर का या मुनक्का का या अंजीर का, किसी भी तरह से उनको ये सब चीजें दी जानी चाहिए। इसके अलावा गुड़, तिल और मूंगफली, गुड़, तिल और मूंगफली, ये तीनों इस मौसम के अच्छी लगने वाली चीजें हैं। आप देखेंगे थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई तो तिल और मूंगफली खाने का मन वैसे ही नहीं करता है, और इस मौसम में खूब मन करता है, क्योंकि इस मौसम में प्रकृति की डिमांड भी है हमारे बॉडी की। तो बच्चों को उसको खिलाने का अभ्यास करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मूंगफली खा के परेशान हो जाते हैं। घर में एक और तरीके से भी हम इन सब चीजों को खिला सकते हैं, जैसे मूंगफली, कच्ची मूंगफली, साबुत चना और मूंग रात को भिगो लिया, सुबह उसका पेस्ट बना के चीला बना दिया बच्चों को, टेस्ट भी रहता है, पौष्टिक आहार भी जाता है। तो जैसे हमारे किसी एक मेहमान ने बताया था कि जो पिज्जा बर्गर की तरफ हटाना चाहिए, तो हटेंगे तब। बच्चों को इतना एक्सपोजर है आजकल इन सब चीजों का, उनको वहां से हटाना है तो हमें और स्मार्ट होना पड़ता है, उनकी माओ को और स्मार्ट होना पड़ता है। हम उनको ऐसे ऑप्शंस, ऐसे विकल्प दें जो टेस्ट में कोई कमी ना हो लेकिन पौष्टिकता उससे बहुत ज्यादा हो। और इस मौसम में घी पर्याप्त देना चाहिए। घी नहीं खाना है, घी नहीं खाना है। सारी पूरी जो पीढ़ी चल रही है इस समय की, जो पीढ़ी है वो घी से दूर हो गई। बोले घी, डॉक्टर ने मना किया, घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। घी इस धरती पर श्रेष्ठ अमृत है, और गाय का हो तो और बेहतर है। तो हमें अपनी मेहनत के हिसाब से जितना हम काम करते हैं उस हिसाब से घी जरूर खाना चाहिए। घी नहीं खाते हैं तो विटामिन डी और विटामिन ए भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं बॉडी में, तो इसलिए इस विषय पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। बाकी ठंड से बचाना ही सबसे बड़ा उपचार है। जी, बहुत बढ़िया बताया। वैसे भी आयुर्वेद में भी कहा गया है कि घी तो उधार लेके खाना चाहिए, ऐसा बहुत जगह पे जी जी जी। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि जो बड़े हैं, बूढ़े हैं और जो युवा हैं, उनमें जो है औषधि पौधों के द्वारा और घरेलू मसालों के द्वारा हम कैसे प्रबंधन कर सकते हैं इस मौसम, इस ऋतु के माध्यम से। जी, जो हमारी मसालादानी है वो हमारे प्राइमरी जो ट्रीटमेंट है, जो प्राथमिक उपचार है, उसका सबसे बेहतर टूल है। और इसके लिए मुझे लगता है जो घर की बड़ी बूढ़ी माताएं हैं या जो घर की जो अभी नई माता भी है वो भी, उसको भी पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, नहीं है तो मिल जाना चाहिए उसको। जैसे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्वाइंट में समस्या बढ़ जाती है। अब एक अकेली मेथी जो है वो 3 चीजों पे काम करती है, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और ज्वाइंट पेन। चौथा काम है वायु को बाहर निकालती है। तो इन चारों रोगों से पीड़ित कोई व्यक्ति अगर होता है तो अकेली मेथी उतनी उपयोगी है उसके लिए। ऐसे ही अजवाइन है। ओवर ईटिंग से या अपच की वजह से पेट में दर्द होता है, क्रैम्प होता है, या बच्चियों को मासिक चक्र में समस्या होती हो, बहुत पेन होता हो, तो अजवाइन उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा भुना हुआ जीरा है, जीरा बहुत अच्छा है गैस को बाहर निकालने के लिए, एसिडिटी के लिए और वजन कम करने के लिए भी। कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। जिनको कैल्शियम की, जिनको बालों के लिए, हड्डियों के लिए और चमड़ी में चिकनाहट देने के लिए कुछ चाहिए इस मौसम में, तिल सबसे श्रेष्ठ है उसके लिए। ऐसे ही धनिया मिलता है। धनिया एक तो पित्त का स्वाभाविक उपचार है, थायराइड में भी उपयोगी है। इसके अलावा पाचन तंत्र के बिगाड़ में पित्त की वजह से दस्त लग जाते हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, सब कुछ बंद करिए, केवल धनिये का रस और पुदीने का रस लीजिए तो दस्त अपने आप बंद हो जाएंगे। 85% मामले दस्तों के जो होते हैं वो अपच की वजह से होते हैं। वहां औषधि देने की आवश्यकता नहीं होती, भोजन बंद करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे अरविंद जी ने बताया कि इस मौसम में उपवास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उपवास करने इस समय तो अधिक भोजन की आवश्यकता रहती है, अग्नि बहुत तीव्र रहती है, पर जहां पर इस मौसम में भी अपच की वजह से अग्निमंद हो गया हो तो वहां वैद्य की सलाह से उपवास बहुत उपयोगी रहता है। उसको उपवास करने का तरीका बदला जा सकता है लेकिन वो उपयोगी है। त्रिकटु चूर्ण है, शुंठी, मिर्ची, पिपली, जैसे लहसुन, त्रिकटु या लहसुन, अदरक, इन दोनों का उपयोग बहुत उपयोगी है इस मौसम के लिए, पाचन तंत्र के लिए भी, ठंड से बचाने के लिए भी। और लहसुन एंटी कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट के लिए भी उपयोगी है। तो जो हार्ट के रोगी हैं इस मौसम में यदि 3-4 फांक अतिरिक्त वैसे ही बढ़ा दें लहसुन की तो उनको अच्छी राहत मिलती है। बहुत धुंध के समय, बहुत ठंड के समय जो लोग बहुत अभ्यस्त हैं वॉक करने के लिए, उनको सलाह दी जाती है कि वो बाहर
धूप के समय निकलें या बहुत धुंध के समय ना निकलें। ये छोटी छोटी सावधानियां हैं जो रखने से बहुत बड़ा उपकार हो सकता है अपने स्वास्थ्य के प्रति। जी आशीष जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील आर्या जी। लहसुन शायद इसीलिए इस मौसम में बहुत महंगा भी हो जाता है क्योंकि उसके आयुर्वेदिक और आजकल जो है उसके बहुत सारे उपयोग और फायदे रहते हैं। मनीषा जी आगे बढ़ते हैं। जी, मैं इसी बिंदु पे मैं डॉक्टर अरविंद जी से जानना चाहूंगी, कुछ और ऐड करना चाहें कि इस ऋतु में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में जो हमारे औषधीय पौधे हैं, जो हमारे घरों में तुलसी, एलोवेरा जैसे औषधीय पौधे और घरेलू मसालों से जो प्रबंधन है उनमें कुछ और ऐड करना चाहें। हाँ, ये अरविंद जी। मुझको कहा है क्या? जी अरविंद जी आपसे। हाँ देखिए, और कुछ नया ऐड करना चाहे? मैं एक दो चीजें ऐड कर रहा हूँ, बहुत ही आसान जो है हम लोग अपने जो योग साधकों को बताते हैं कि इस मौसम में बहुत आसान तरीके से कि हम आंवले का सेवन कैसे करें, क्योंकि चीज ये है कि अब हर चीजें हमें जो है बहुत ही आसान रास्ता देखना है। तो सबसे अच्छा इस मौसम में प्रचुर मात्रा में आंवला है, प्रचुर मात्रा में अदरक है। रात सायंकाल सोने से पहले अगर हम जो है वो 2 आंवले को कद्दूकस कर लें हल्का सा, और उसको जो है वो 1-1.5 गिलास पानी में और थोड़ी सी अदरक जो है 1 इंच 1.5 इंच लंबी अदरक, वो दोनों कस के हम जो है उसको या तो रात में ही उबाल दें। 1.5 गिलास पानी जब 1 गिलास रह जाए उसको रख दें। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो उस पानी को गुनगुना कर लें, और उस पानी को का अगर हमने सेवन किया 1 गिलास पानी का, अब अगर हमें डायबिटीज नहीं है या किसी को अन्य कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। इस पानी का सेवन करने से जो है वो हमें कफ दोष जो है वो एकदम नहीं आता है। साथ ही साथ हमारे जो है वो नेत्र जो है नेत्रों की सुरक्षा रहती है। हमें आंखों के चश्मे तक इस प्रयोग से उतर गए हैं। तो मैंने एक तो आंवले का ही बहुत ही सरल जो है वो प्रयोग बताया। और दूसरा क्या है कि जैसे सभी लोगों को दिक्कत होती है, जैसे मेथी का सेवन है कि मेथी भिगो के और फिर मेथी का पानी पी ले और मेथी अंकुरित करके खाएं, उससे तो अच्छी कोई चीज नहीं है। लेकिन अब सबको जो है सरल तरीका चाहिए, तो यह है कि अगर हम हल्दी मेथी सौंठ, हल्दी बराबर बराबर मात्रा में जो है हल्दी मेथी सौंठ जो है वो पिसी हुई जो है वो बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर, और अगर किसी को उसमें दिक्कत होती है एसिडिटी की तो उसमें थोड़ी सी सौंफ मिला लें। जैसे 100 ग्राम हल्दी ली तो 25 ग्राम सौंफ पिसी हुई है रख लें। और सुबह जब हम पानी पीते हैं अपना दूसरा गिलास 2 गिलास गुनगुना पिया, तीसरा हमने आंवला शहद का पिया, फिर जब चौथा गिलास पानी पीते हैं तो उसके साथ जो है वो 1 चम्मच हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर अगर हम जो है इस मौसम में प्रयोग करते हैं तो ये अनुभव में रहा है। मैंने कोई आयुर्वेदिक का मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ये अनुभव रहा है कि उसमें जोड़ों के दर्द से जो है बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। और शेष तो जो है हमारे डॉक्टर सुनील आर्या जी और चड्ढा साहब ने इस विषय पर काफी कुछ बता दिया है। मैं एक चीज और कहूंगा कि अभी एक हमारे विशेषज्ञ ने कहा था कि जो डायबिटीज के रोगी हैं वो इस मौसम में सैर को करने में बड़ी सावधानी रखें। तो मैंने पहले ही कहा था कि देखिए वायु स्नान बहुत जरूरी है, और डायबिटीज के रोगी के लिए तो जो मैंने कहा 30 से 45 मिनट यानी 30 मिनट हर व्यक्ति के लिए सैर आवश्यक है, और 45 मिनट से ऊपर सैर करने का कोई लाभ नहीं है। तो डायबिटीज के मरीज को और जो जिनका बीपी हाई है उनको 45 मिनट सैर करनी ही करनी है। हाँ, अगर उनको जो है मौसम में सुबह अगर निकलते हैं तो पूरे कपड़े से कवर होके निकलना है, और अगर नहीं तो जो है वो धूप निकलने पर तब सैर करने जाएं सुबह। इसी प्रकार रात्रि में भी जो है वो टोटल मिला के अपना 45 मिनट सैर करें, तो इससे मधुमेह का प्रबंधन बहुत अच्छा होता है। वायु स्नान से जो है तो मधुमेह नियंत्रण में रहता है, दवाई नहीं बढ़ेगी, इंसुलिन पे नहीं आएंगे। और अगर दवाई धीरे धीरे हमने अगर दिनचर्या सही कर ली, हम योग की शरण में आ गए, तो हमें जो है वो 99% जो है वो रोग जो है वो आते ही नहीं है। आते हैं तो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो तत्काल दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। मनीषा जी, मैं प्रोफेसर निखत से उम्मीद करूंगा कि ये जो घरेलू जड़ी बूटियां या घरेलू उपचार के क्या कर सकते हैं उसके बारे में प्रोफेसर निखत अपने विचार अवश्य रखें। प्रोफेसर निखत, आप घरेलू उपचार जड़ी बूटियां मसाले वगैरह से कैसे कर सकती हैं उसके बारे में
अपनी जानकारी शेयर करें। सर मैंने अभी एक तो वो बताया था, सबसे एक इसमें शहद में अदरक का रस मिलाकर, शहद में अदरक का रस मिलाकर जिसको सर्दी से होने वाला नज़ला ज़ुकाम है उसको उसमें बहुत फ़ायदा होगा। शहद में अदरक का रस मिला लें और उसको जो है चटाएँ तो उसमें जो है नज़ला सर्दी ज़ुकाम में बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? इसके अलावा हमारे जो है 4 लौंग ले लें, 4 लौंग 1 गिलास पानी में उबाल कर चाय के तरीके से पिया जाए, तो उससे जो है किसी भी तरीके की खाँसी होगी उसमें बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? इसके अलावा जो ये हर चीज़ में जो है जैसे कलौंजी है, कलौंजी जो हमारे रसोई में जो है ज़्यादातर हर मसाले में और हर जो है वो हर व्यंजन में इस्तेमाल होती है। अगर उसको रात के वक़्त एक चुटकी ज़रा-सी चुटकी लेकर उसको मुँह में डाल के उसको खा लें, तो ये समझ लीजिए वो तो सबके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। वो हर हर बीमारी में जो है वो बहुत फ़ायदा करती है। यानी कोई भी बीमारी हो उसको रात को सोते वक़्त सिर्फ़ कलौंजी जो है एक चुटकी मुँह में डाल के खा लें और बहुत बेहतरीन उसका जो है वो बना रहेगा। नीम के पत्ते और पुदीने के पत्ते जो हैं वो कैस्टर ऑयल में अगर हम आधे उसको हल्की आँच पर अगर हम उसको पकाएँ और पकाने के बाद जैसे वो जोड़ों का दर्द में जैसे बताते हैं कि जोड़ों में दर्द हो रहा है या उठने-बैठने में तकलीफ़ हो रही है, घुटनों को पकड़ के उठ रहे हैं, तो अगर हम इसको हल्की आँच पर पकाकर और उसको अपने हल्के उससे लगाएँगे तो वहाँ पर जो है वो दर्द में बहुत सुकून होगा। और जहाँ तक ये बात चल रही थी कि जो ताज़े फल में जो है वो सबसे इस वक़्त जो है कि प्यास नहीं लग रही है, तो प्यास की शिद्दत अगर पानी नहीं पिएँगे तो उसमें डिहाइड्रेशन होने के चांसेज़ रहेंगे, तो हमें उसमें बताया कि हमको जो है वो सूप इस्तेमाल करने चाहिए और चाय बनानी चाहिए। जैसे चाय का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी जो है क्योंकि कॉफ़ी पीने से जो है अगर 1 कप कॉफ़ी पीते हैं तो उसमें हमें 1 गिलास पानी जो है वो एक्स्ट्रा पीना होगा क्योंकि वो खुद ही उसमें जो है वो डाययूरेटिक होता है कॉफ़ी। इसलिए सर्दी के मौसम में लोग कहते हैं कि नहीं जो है वो कॉफ़ी पिएँगे उससे जो है वो ठंड कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉफ़ी जो है वो एक नुकसान देती है, उससे जो है आप उसके बदले और आप मसालेदार चाय जैसे बहुत सारी इसमें एक और ख़ास चीज़ एक बताना चाहूँगी जो बहुत ही कॉमन है यहाँ रसोई के ताल्लुक से, कि अगर नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, नाक बुरी तरीके से बह रही है और बहुत सर में दर्द भी हो रहा है और जो है खाँसी भी हो रही, तो एक बहुत ज़्यादा मुफ़ीद नुस्ख़ा जो मैं सबको बताती हूँ कि हमारे घर रसोई में वो होती काली मिर्च। काली मिर्चों को लेकर उसका बारीक सफ़ूफ बना लें और उसमें थोड़ा-सा नमक मिला लें। तो जब हम जो सादी चाय जो हम पीते हैं, अगर हम उसमें चुटकी भर अगर हम ये मसाला डाल के उसमें चाय में पिएँगे, तो ये समझ लीजिए कि नज़ला ज़ुकाम जो बहती हुई नाक जो है वो फ़ौरन रुक जाएगी। इसके अलावा अगर मैं भोजन की बात करूँगी तो एक बहुत ख़ास जो अपने घर की ही उड़द की दाल होती है और एक चने की दाल होती है, तो उसमें उड़द की दाल ज़्यादा और चने की दाल कम, यानी उसको च्यूंटी दाल बोलते हैं। अगर उसमें सिर्फ़ पानी ज़्यादा डाल के और उसमें खाली नमक डाल के उसको खाली बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद जैसे सर ने बताया था कि घी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, बिल्कुल उसमें देसी घी लिया जाए पैन में और उसमें ज़ीरे से उसमें बघार लगाएँ और पूरी दाल उसके अंदर छोंक दें। तो उससे मैं ये समझती हूँ कि खाँसी और नज़ला ज़ुकाम जो 10-10 दिन, 15-15 दिन तक चलता है और जो एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे भी नज़ला ज़ुकाम नहीं जाता है, लेकिन इससे जो है 2 दिन में ही कंट्रोल में आ जाएगा। इसके अलावा जो अब हमारी बात जो है वो इसकी विंटर सीज़न की चल रही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का तो ज़िक्र करा है, लेकिन इसमें मैं जो ख़ास जो फल हैं जैसे ऑरेंज, किन्नू इन सबको क्योंकि प्यास नहीं लगती है, तो उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारे तो वो चाय पीनी है, पानी पीना है, गर्म पानी पीना है, सूप पीने हैं, सब कई किस्म की जो है चाय पीनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑरेंज का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, किन्नू का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो हमें कहीं तक जो है पानी की कमी को हम दूर कर सकते हैं।
और इसके अलावा जो है ये सही बताया कि सब्जी जो है अब हमारे यहाँ हरी भरी सब्जी का मौसम है। इसमें सबने मेथी का जिक्र करा, लेकिन एक खास सब्जी जो बथुआ है, बथुआ जो है बथुआ भी आ रहा है और पालक भी आ रहा है। इस वक्त सर्दी के मौसम में बथुआ जो है वो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है कि हम उसको किसी भी तरीके से बथुए की रोटी बना सकते हैं, बथुए के हम बथुए की सब्जी बना सकते हैं। तो उससे हमारा क्या है कि जिस्म को बॉडी चाहिए होती तो उससे बॉडी गर्म रहेगी और एनर्जी भी रहेगी, और बच्चे भी शौक से खाते हैं और बूढ़े भी उसको सुकून से खा सकते हैं, आराम से खाएंगे, उनको भी टेस्ट लगेगा। इसके अलावा जो है गुआवा सही है कि गुआवा जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, जिसको खाने से जो है वो जो है वो गर्मी आती है और उसको एनर्जी भी मिलती है। और जो लोग अगर खा सकते हैं, जो नहीं खाते हैं, जैसे जो एनिमल फूड्स होते हैं सर्दी के मौसम में, फिश जो है वो एक बहुत ही काम की और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजन उससे बन सकता है। जो लोग खा सकते हैं उसको खाएं जरूर। और और अंडे का भी इस्तेमाल बहुत जो है वो फायदेमंद होता है सर्दी के मौसम में। और सब्जियों में जैसे टमाटर है, गाजर है, बीट रूट है, स्वीट पोटैटोज हैं, ये सब जो है बहुत फायदे की चीजें, ये सब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और हम सर्दी से बच सकते हैं। जी, धन्यवाद प्रोफेसर निखित। बहुत ही उपयोगी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञों ने घरेलू मसालों और जड़ी बूटियों पर। आगे बढ़ने से पहले मैं प्रतिभागियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी चर्चा में जो भी उनके सवाल हैं शिशिर ऋतु या ठंड के मौसम से संबंधित, वो चैट बॉक्स में उसको टाइप कर सकते हैं, जिसपे हम सत्र के अंत में यानी वेबिनार के अंत में उस पर डिस्कस करेंगे। आगे हम इस ऋतु में मौसम में रूखापन होने की वजह से त्वचा संबंधी कई समस्याएं होती हैं। तो डॉक्टर विशाल चड्ढा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस ऋतु में त्वचा की देखभाल हम कैसे करें और त्वचा से संबंधित क्या-क्या समस्याएं होती हैं और उनको ठीक करने के लिए, उनके प्रबंधन के लिए कुछ घरेलू उपाय हमें बताएं। जी, देखिए जैसे कि हमने इस विषय को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी, जैसा हमने अभी चर्चा पहले ली है कि सर्दी जो ये शिशिर ऋतु है इसके अंदर वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है, तो जो सतह की जो हमारी नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और ब्लड फ्लो उसमें कम हो जाता है, जिससे ड्राइनेस भी बनता है। और क्योंकि ठंड होती है तो उस समय पे पानी का इंटेक भी हमारा कम हो जाता है, तो उससे डिहाइड्रेशन का विषय हो जाता है। तो कुल मिला के जो हमारा वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा होता है, उधर पानी कम ले रहे होते हैं, तो ये ड्राइनेस और जो झुर्रियाँ हाथों पे दिखती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ओवरलोडिंग कपड़ों की भी हम कई बार ज़्यादा पहन लेते हैं। तो जो कपड़ों को ज़्यादा पहन लेते हैं तो फिर उस समय कई बार मौसम में परिवर्तन भी होता है दिन भर में, और थोड़ा-सा उसमें पसीना और जहाँ स्किन फोल्ड्स हैं, उसमें पसीने की वजह से कुछ ना कुछ फंगस का भी उत्पत्ति हो जाती है। और इधर ड्राई है स्किन, उधर पसीना भी आ रहा है फोल्ड्स में, तो 2-3 तरह के रोग एक ही व्यक्ति में भी और अलग-अलग व्यक्तियों में भी उनकी प्रकृति के अनुरूप हो सकते हैं। तो डर्मेटाइटिस की दिक्कत हो जाती है जब ड्राइनेस होता है, और फंगल हो जाता है जो स्किन फोल्ड्स में और अंदर जहाँ पे पसीना जमा होता है। तो उससे बचने के लिए एक तो कपड़ों को नियमित रूप से हमें धूप लगवाना चाहिए, और अपने आप को भी, जैसे डॉक्टर अरविंद जी ने विषय को रखा कि हमें धूप का पान करना चाहिए और कपड़ों को भी धूप का पान कराना चाहिए, अच्छे से कराना चाहिए। और वार्मर्स वगैरह जो हम पहनते हैं नियमित रूप से उनको अच्छे से धो के, धूप लगवा के फिर पहनना चाहिए। और 2-3 वार्मर को रखना चाहिए, सेम वार्मर को 2-3 दिन लगातार नहीं पहनना चाहिए। उसको बीच में इंटरमिटेंटली धूप डेली लगती रही एक दिन छोड़कर, तो वो भी आपको फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम घर पे अपने नियमित उसके अंदर करें तो ठीक होगा। कपड़े तो धुलते ही हैं, लेकिन क्योंकि सर्दी में सूखते भी देर से हैं, तो धूप लगवाना, उचित रूप से करना, प्रेसिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है। फिर पानी की मात्रा, जैसे मैंने कहा कि कम हो जाती है, तो ठंडा पानी नहीं पिया जाता बार-बार मूत्र के लिए, उसमें आपको अर्ज होती है मूत्र विसर्जन के लिए।
तो उसको देखते हुए जैसे कि प्रोफेसर निकत ने बताया कि गर्म पानी या चाय, इस तरह का कुछ काढ़ा और इस तरह के सूप, तो वो निरंतर दिन में अगर चलता रहे, जिससे कैलोरी काउंट भी नहीं बढ़ेगा, पानी की मात्रा भी पूरी हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम भी पूरा हो जाएगा। तीसरा विषय जो सिकुड़न का है, तो एप्रोप्रिएट रूप से अपने आप को कवर करना। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे को देख कर हम एक टोपी और फालतू डाल लेते हैं, एक स्वेटर ओढ़ा है, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, एक कंबल ले लो, एक ऊपर से शॉल ले लो, और अंदर भी हमने कपड़े अच्छे से पहने होते हैं, तो वो भी कई बार बीमारी का कारण बनता है, क्योंकि शरीर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाता है कमरे के अंदर, और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो अलग रूप से बिहेव करता है। तो वहां तो हम शॉल के अंदर नहीं जाना चाहते, कोट में जाना चाहते हैं, स्वेटर में जाना चाहते हैं, तो वो गर्म सर्द होने का, और जैसे ही हम बाहर से आए और तुरंत हमने हीटर के आगे अपने आप को लगा दिया, या कहीं बाहर से जाके ऑफिस गए तो सीधा हीटर के आगे हमने अपने आप को रख लिया, तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण है। इसमें जुकाम भी साथ में लग जाता है, और स्किन के ऊपर भी इसका प्रभाव जो है बहुत प्रतिकूल ही होता है इन सब विषयों का। तीसरी चीज, जैसे अभी स्किन को ही अभी डील कर रहे हैं, तो स्किन में एक घर्षण कम करना, लेकिन मर्दन करना, तेल की मालिश जैसा बताया जा रहा है, तिल की तेल से और सरसों के तेल से या नारियल के तेल से, ऐसा मालिश करने से वहां पे प्रेशर बनेगा, प्रेशर से वहां की नसों में थोड़ा सा ढिलाव आएगा और ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो जब बढ़ेगा तो वो ड्राइनेस जो था वहां पे, पोषण था, वो हटेगा, पोषण मिलने से, ब्लड सप्लाई आने से, और वो है रीजन जो है हेल्दी हो जाएगा। और मतलब ये इसको अगर हम कनेक्ट करें तो यहाँ से है, इतना सिकुड़न तक कर सकती है सर्दी कि जो बर्फ के अंदर हमारे जवान सियाचिन में और वहां पे होते हैं, वो इतना सिकुड़न हो जाती है कि उनके पैर के अंगूठे या अंगुलियां कट भी जाते हैं जूते में, और उनको दर्द का एहसास भी नहीं होता, ड्राई गैंग्रीन हो जाती है। और उसमें जब वो जूता उतारते हैं तो उन बेचारों के कई बार अंगूठे तक या उंगलियां तक उसमें निकल जाते हैं, और ज्यादा हिस्सा भी निकल जाता है, इतना सिकुड़न सर्दी कर सकती है। तो अपने को डरने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे नहीं है ऐसी प्रकृति में, लेकिन जो लोग भी वहां रहते हो तो अपना उचित ध्यान करना, शरीर को हवा भी लगवाते रहना, धूप भी लगवाते रहना, और मन से अपने आप को तैयार करना कि लोग पैसा देकर ठंडे ऋतु के अंदर एंजॉय करने जाते हैं, अगर ऋतु आज घर पे आई है तो आज इसे हम मुफ्त में एंजॉय करें। तो दोनों बातें करने से आपका मन भी प्रसन्न होगा, और जो कपड़ा पहनने का जो सुख है वो तो सर्दी में ही पूरा होता है। गर्मियों में तो सब अपना एक शर्ट पहन लेगा, लेकिन उसमें स्वेटर पहनना, ये सब चीजें, मैं थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर विषय को रख रहा हूँ, तो जी, जी। इन सब चीजों का भी ध्यान करना। तो इसको एक कहना ये चाहता हूं कि आनंद की अनुभूति निरंतर मन में बनी रहे, उसके लिए इसको आपदा ना समझें, इसको प्रकृति का वरदान समझें कि एक ही जगह रहते हुए मुझे विभिन्न ऋतुओं का लाभ मिल रहा है, और ऋतु खुद मेरे घर आई है, और प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है ना। नीम के तेल से आप चाहे मालिश करें, चाहे तिल के तेल से मालिश करें, और उतने गर्म पानी से नहाएं जितने से जले नहीं, या इतना गर्म हो कि वो सारा तेल ही बह जाए। तो एक कोटिंग अगर ऑयल की बनी रहती है, तो ये कि बहुत ठंड है तो बहुत तेज गर्म पानी से नहाऊंगा और ऐसा करूंगा, तो उसको नहीं करना है। और फिर पहुंचते हुए भी उसको रगड़ना नहीं है, तौलिए को उसको सोक करना है, ताकि पानी सूख जाए लेकिन घर्षण ना हो। तो घर्षण कम से कम करना, और स्किन फोल्ड्स का ध्यान रखना, नियमित रूप से स्नान करना बहुत जरूरी है अगर फंगल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पसीना 2 दिन 3 दिन अगर बॉडी में रहा कि सर्दी है आज तो छुट्टी मारेंगे, और नियमित रूप से 2-3 दिन छुट्टी मार रहे हैं, तो दिक्कत आएंगे। मुझे अभी इतना ही ध्यान में आता है। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। क्योंकि आहार और विहार दोनों ही इस मौसम में बहुत जरूरी हैं, तो आहार पर तो हमने बहुत सारी चर्चा कर ली, और अब हम चलते हैं श्री अरविंद अग्रवाल जी के पास, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस ऋतु में होने वाली जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको देखते हुए कुछ उपयोगी स्फूर्तिदायक योग, और इस मौसम में जो बुजुर्ग हैं, गर्भिणी हैं, या तनाव मुक्ति के लिए जो रोज किए जा सकने वाले योग हैं, उनके बारे में कुछ बताएं।
ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। जरा मैं 1 मिनट पहले जो है, अभी जो हम जीवन शैली इस मौसम में बात कर रहे थे, उसमें एक पॉइंट छूट गया कि हमें अपने जो है वो दांतों की और आंखों की भी जो है वो देखभाल समुचित ढंग से करनी है। अब उसके लिए क्या करें, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम दांतों को कैसे साफ रखें कि ताकि हमारे दांत जो हैं वो अंतिम सांस तक हमारे साथ रहें। आजकल देख रहे हैं कि जो है कम उम्र में ही जो है वो बच्चे जो है छोटी उम्र के ही जो है, या 75 साल से कम के लोग तो जो 75 तक पहुंचते पहुंचते दांत जो है पूरा जो है डेंचर लगाना पड़ रहा है। तो दांतों के लिए क्या है कि दांतों का सबसे आवश्यक चीज ये है कि हम जब भी भोजन करें तो एक तो हमें दांत साफ करना है, कुल्ला करके साफ कर ले, मुंह से साफ कर ले, लेकिन रात्रि को सोने जाने से पहले हमें भली भांति, चाहे तो हम कोई उंगली से मंजन करें या फिर कोई हर्बल टूथपेस्ट से हम ब्रश करें कि दांत को भली भांति सोने से पहले साफ कर ले और सोने से पहले गुनगुने पानी से गरारे करके सोए। अब हमें सुबह उठ के दांत पुनः जो है टूथब्रश करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो हम रात्रि को वेट टाइम पे जो है वो करें। दूसरा क्या है कि हम अगर सुबह ही दो मील्स लेते हैं तब तो ब्रंच के बाद, अन्यथा ब्रेकफास्ट के बाद एक बार दांत साफ कर ले ताकि हमारा जो है वो ओरल हाइजीन बनी रहे। तो और हम जो है चबा चबा कर खाएं, पानी भी जो है घूट घूट कर पिए, तो इससे क्या है कि हमारे दांतों में जो भी लार निकलती है वो सब हमारे दांत सही रहेंगे, तो वो हमारे दांत हमारे आखिर तक साथ देंगे। और जैसी बात हुई थी कि जो भी भोजन से हमें जो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में पूरा हो, उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा नेत्र सुरक्षा के लिए क्या है कि हमको इस मौसम में जैसे गाजर प्रचुर मात्रा में आ रही है, आंवला आ रहा है, इनका जैसे सेवन करना ही है। साथ ही साथ जो है कि नेत्र सुरक्षा के लिए कि सुबह उठकर जो है आई वॉश कप आते हैं या कैसे भी जो है वो बिल्कुल साफ पानी हो, फिल्टर्ड वाटर हो, ताजे पानी से आंखों को धोना है। उसमें आपने नेत्र सुरक्षा आई वॉश कप आंखों पे लगाए और फिर उसमें जो है वो पुतलियों को ऊपर नीचे दाएं बाएं और गोलाकार उसमें घुमाया। वो आंखों को सुबह उठ के धोना बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जो है कुछ नेत्र सुरक्षा क्रियाएं जो है वो करना बहुत जरूरी है। और रात्रि में हम आकाश को जो निहारे, थोड़ा सा जो है 1 मिनट 30 सेकंड जो है कि तारे निहारे, ताकि हमारे आंखों को भी जो है नेत्र जो है वो हमारे जो है वो आखिर तक जो है जीवन के अंतिम क्षण तक जो है वो हमें अच्छा 100 वर्ष तक जो है हम अच्छे से देखें और अच्छा हमारा आंखें जो है साथ दे। ये दिनचर्या में पॉइंट रह गया था, इसलिए मैंने जोड़ा है। अब जैसा आपने कहा कि इस ऋतु में जो होने वाली सामान्य समस्याएं हैं उसमें जो है वो हमें कुछ उपयोगी व स्फूर्तिवर्धक जो है योगाभ्यास। देखिए मैं इसमें सीधे जो है वो कि ये तो बताया गया कि हमें योगाभ्यास में 15 मिनट शरीर के सारे अंगों की यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करनी है। वो व्यायाम नहीं है, उसको हम कहते हैं प्री योगिक प्रैक्टिसेस, वो माइक्रो सर्कुलेशन के लिए है। उसके बाद 15 मिनट योगासन, फिर प्राणायाम में क्या है कि देखिए कि हमें शरीर के एक अंग में जो है वो हमारा पूरा हम प्राणवान, यानी हम अगर प्राणवान है, धन हमारा काम नहीं देगा, लेकिन अगर हमारे अंदर प्राणों की शक्ति है तो वो हमें बात तक साथ देती है। और हमारे मनीषियों ने जो है वो इस तरीके के कुछ प्राणायाम बनाए हुए हैं कि इस मौसम में अगर हमने प्रतिदिन वही प्राणायाम कर लिया तो हमको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे इस मौसम में मैं सिंपली वही बता रहा हूं। सबसे पहले जो है क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम है। अब भस्त्रिका प्राणायाम में हमको क्या है कि शक्ति और वेग के साथ सांस भरना है और शक्ति और वेग के साथ श्वास को बाहर निकालना है। लेकिन जिनको जो हृदय रोगी हैं, जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको अस्थमा है, या जो हमारे गर्भस्थ जो है वो हमारी मातृ शक्ति हैं, उनको जो है बहुत धीमी शक्ति और धीमा वेग, यानी कम शक्ति कम वेग से करना है। तो इस अभ्यास को, इससे क्या है हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष सम होते हैं। शरीर में तत्काल जो है वो ऊष्मा का संचार होता है, हमारी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये जो शिशिर ऋतु है, शिशिर ऋतु को हम बिना किसी अन्य सावधानी के मात्र भस्त्रिका प्राणायाम से जो है वो हम इस ऋतु में सारे रोगों से बचे रह सकते हैं। तो मैं इसके करने के 2 तरीके हैं। एक तो इसको करते हैं कि भस्त्रिका विद हैंड्स मूवमेंट,
जिसको फेफड़ा विरेचन क्रिया कहते हैं। उसके भी 7-8 पोस्चर है, मैं एक पोस्चर बता रहा हूँ। सबसे जरूरी अब चीज क्या है कि जब अरविंद हम जी। कोई भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमें कमर गर्दन सीधी रखनी है। बैठने की स्थिति जो है वो अगर हमारे घुटने सही है तो पद्मासन या वज्रासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, लेकिन हमारे कमर गर्दन सीधी रहे। अब मैं पहले बता रहा हूँ भस्त्रिका विद हैंड्स मूवमेंट, ये एक ही पोस्चर बता रहे हैं कि इस तरीके से जो है कि हमने भुजाएं रखी, श्वास भरते हुए इस तरीके से हमको जो है वो एक बार में कम से कम जो है वो ये पहला चरण बताया वो 15 से 20 आवृत्तियां करनी है। इसको आपको करते ही जैसे ही आपने 5 से 6ठी आवृत्ति शुरू करेंगे आप देखेंगे शरीर में गर्मी का संचार होने लगता है, आपको कपड़े अपने उतारना पड़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें क्या है कि हमारे हाथों का मूवमेंट भी हो रहा है, पूरा हमारा जो श्वसन तंत्र है, पूरा ट्रेकिया है जो है हमारा अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, वो पूरी पूरी साफ हो रही है, मूर्धा नाड़ी भी प्रभाव में आ रही है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा इसको तो हम कहते हैं फेफड़ा विरेचन क्रिया है, प्रतीक भस्त्रिका। और एक है भस्त्रिका प्राणायाम के रूप में है कि हमें दोनों हाथ से जो है कोई भी मुद्रा, पहले तो मुद्रा बनानी है कि अंगूठा और पहली उंगली, अंगूठा जो है वो हमारा जो है ये अग्नि तत्व है, ये पहली उंगली वायु तत्व है, ये अग्नि और वायु जो है मिलाया तो आत्मा और परमात्मा का मिलन, और शेष तीनों उंगलियां जो है वो हमारी सीधी रहेंगी। इनको जब हमने घुटनों पर जो है इस तरीके से रख दिया तो कहलाती है ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा। और जब हमने इसको पलट कर जो है घुटनों पर रख दिया तो इसको हम कहते हैं चिन्ह मुद्रा। तो ये चिन्ह मुद्रा बनाकर घुटने पकड़ लेना है, कमर गर्दन सीधी रखकर। और मैं बिल्कुल इसका सरलतम जो है सरल तरीके से करा रहा हूं, वैसे 4 चरणों में होता है लेकिन बहुत ही सरल तरीके से है कि हमने कमर गर्दन सीधी रखी, चिन्ह मुद्रा बनाकर दोनों घुटनों पर दोनों घुटने पकड़ लिए। अब धीरे धीरे पहले सांस को बाहर निकाला। अब शक्ति और वेग के साथ अपनी सामर्थ्य का उल्लंघन नहीं करना, अपनी सामर्थ्य और शरीर की प्रकृति और शरीर की बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमें शक्ति और वेग के साथ श्वास जो है भरना है और निकालना है। तो लगभग 1 मिनट में 10 से 12 सांस जो है वो हमारी होंगी। और अंत में जो है मान लिया हमने 11 आवृत्ति की तो 12वीं आवृत्ति में हल्के से हल्के गहरा सांस भर के और सांस निकाल के विश्राम करना है। मैं कुछ करके दिखला रहा हूँ कि मैंने ये कमर गर्दन सीधी की, दोनों घुटने चिन्ह मुद्रा में पकड़ लिए, आंखें बंद। अपने चक्र पूरा करते हुए अंत में धीरे से पूरा गहरा सांस भर के और धीरे धीरे श्वास बाहर निकालकर श्वासों को सामान्य करना है, विश्राम करना है। और इसके 3 राउंड करना है। एक राउंड में हमें 11 से 20 आवृत्तियां इसकी करनी है। तो इसमें जो सावधानी बताई सिर्फ सावधानी का ध्यान रखना है। और भस्त्रिका प्राणायाम जो है ये हर कोई कर सकता है। हाँ, जो एडवांस स्टेज में जो हमारी गर्भस्थ मातृ शक्ति हैं, हाँ उनको जो है फिर उनको सिर्फ ये गहरे लंबे श्वास के अनुसार करें कि उनको इसमें शक्ति और वेग का प्रयोग नहीं करना है। उनको सिंपली जो है दोनों नॉस्ट्रिल से जो है वो धीरे धीरे जो है वो धीरे धीरे उनको गहरा श्वास भरना है, कंठ तक श्वास भरे जाएगा और धीरे धीरे उनको श्वास को बाहर निकालना है। श्वास भरने में भी कि पहले हमारा जो है श्वास भरना शुरू किया तो पेट बाहर आएगा, उदर श्वसन, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। श्वास को थोड़ा और ऊपर भरा तो हमारी चेस्ट एक्सपेंड होगी, इसको हम वक्ष श्वसन कहते हैं, या इसको ये हमारी थोरेसिस ब्रीदिंग, यानी इसमें जो है थोरेसिस। और फिर जो है जब श्वास को कंठ तक ले गए तो ये हंसली वाली हड्डी है, ये प्रभाव में आती है। तो क्लेविकल मसल्स का प्रयोग करके तो हल्का सा कंधे ऊपर उठते हैं। यानी तीनों श्वसन को एक साथ समन्वय करते हुए उसमें श्वास भरना है, श्वास निकालना, इस तरीके से उनको अभ्यास करना है।
तो ये मैंने संक्षेप में भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बताया। ये अभ्यास अपने में ही जो है सब कुछ समाहित है इसमें, और इससे हम जो है हम सब, इसमें कोई भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस सावधानी के साथ। इसके अलावा 2 प्राणायाम और हैं, सूर्य वेदी और कपालभाति, जो इस मौसम में किए जाते हैं। लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम करने से क्या है कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, यानी पैरासिम्पैथेटिक विड्रॉल होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो इस प्राणायाम के बाद हमें श्वासें सामान्य करनी है। फिर जैसा मैंने अभी बताया, या तो हम गहरा लंबा श्वास करके सामान्य करें, या हम 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कर ले। अनुलोम विलोम प्राणायाम में बाएं हाथ की तो ध्यान मुद्रा बनाएंगे, दाहिने हाथ की प्राणायाम मुद्रा, इसको हम लोग कहते हैं नासाग्र मुद्रा या विष्णु मुद्रा। ये हमारी इंडेक्स फिंगर जो है और मिडिल फिंगर, ये तर्जनी और मध्यमा जो है, इसको मोड़कर अंगूठा मूल में लगाया, शेष दोनों उंगलियां मिली रहेंगी। अब ये दाहिने हाथ के अंगूठे से जो है दाएं नासारंध्र बंद किया, सांस बाहर निकाली, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे गहरा श्वास भरा। जब पूरी श्वास कंठ तक भर जाए तो अनामिका से बाएं नासारंध्र बंद किया, दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाला, और दाएं से ही फिर श्वास भरी। अंगूठे से दाएं नासारंध्र बंद करके बाएं नासारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाला। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इसको कम से कम 5 से 7 आवृत्ति जो है करें, तो इससे क्या है, हमारा लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में बैलेंस बनता है, तत्काल मन शांत होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट होने लगता है। और हम अंत में जब इसको कर रहे हैं तो हम भ्रामरी प्राणायाम कर लें। हाथ को हमें ऐसे नहीं रखना है, हाथ को देखिए हमको ऐसे रखना है। ये जो है वो, अगर हमारी ये कोहनी जो है वो चेस्ट के पास रहेगी तो हम देर तक अभ्यास कर सकते हैं। और अंत में हमें भ्रामरी प्राणायाम कर लेना है। भ्रामरी प्राणायाम में कई जो है वो, इसमें क्या है, पूरी श्वास भरकर और हमको मुंह बंद करके नासिका द्वारा भौरे का गुंजन करना होता है, यानी ब्लैक बी का जो वाइब्रेशन है, वजिंग साउंड। तो इसमें कई पोस्चर है कि हम षणमुखी मुद्रा कर सकते हैं, हम अन्य कोई भी मुद्रा कर सकते हैं। सबसे आसान क्या है कि हम अपनी तर्जनी उंगली से जो कान के ऊपर एक कार्टिलेज होती है उसको बंद कर ले, और ये हमारी कोहनियां जो हैं इसको चेस्ट के पास लगा ले। अब हम गहरा सांस भरें और नासिका द्वारा भौरे का गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। मैं एक बार करके दिखला रहा हूं। इसकी भी जो है 5 से 7 आवृत्तियां। तो ये भ्रामरी प्राणायाम करने से किसी भी प्रकार के मानसिक विकार तत्काल दूर होता है, अनिद्रा की समस्या खत्म होती है, हमको जो है वो मन तुरंत शांत हो जाता है और हम ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनमें कोई निषेध नहीं है। अगर हाँ, कान और नाक में कोई बहुत ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन है तो इसको मना दिया, अन्यथा अनुलोम विलोम और भ्रामरी में कोई भी निषेध नहीं है। ये तो मैंने संक्षेप में प्राणायाम बताया जो कि इस मौसम में करना जो है बहुत आवश्यक है। अब थोड़ा सा मैं एक आसन के बारे में बता रहा हूँ, समय कम है, मैं उसका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। कि हमें जो है वो देखिए सबसे ज्यादा लाभकारी क्या है कि एक तो शरीर की सारी सूक्ष्म क्रियाएं, कि हमारी टांगे जो हैं, हमें टांगों के सारे जोड़, पैर के अंगूठे से लेके और नितंब तक जो है सारे जोड़ों का अभ्यास करना है। हमको जो है कमर की सारी सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, हमको गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, रीढ़ की जो है सारे पोस्चर जो है कि रीढ़ की फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाए, रीढ़ की बैकवर्ड बेंडिंग हो जाए, रीढ़ की राइट साइड बेंडिंग, रीढ़ की लेफ्ट साइड बेंडिंग, रीढ़ की ट्विस्टिंग से ही जो है वो हमारा सारा डिटॉक्सिंग होती है। तो सबसे सरल अभ्यास जो है वो है ताड़ आसन। ताड़ आसन जो है वो हमारा खड़े होके भी होता है ये, और ये हम पीठ के बल लेट के भी करते हैं, उसको सुप्त ताड़ आसन कहते हैं। और इसको हम बैठ के भी करते हैं, जिसको हम पर्वत आसन करते हैं, कि आप पैर लटका के अगर बैठे हैं तो ठीक है भैया, नहीं तो वज्रासन में बैठ जाइए। पैर लटका के ही सीधे आपने जो है सांस भर के और दोनों भुजाएं ऊपर ले गए और नमस्कार मुद्रा बनाई, और सांस भर के भुजाएं तानी, इतना तानी कि भुजाएं कानों से पीछे जाने लगे, और इसी पोस्चर में आप जो है वो सामान्य सांसों में 10 सेकंड रुके। तो ये तो हो गया ताड़ासन। अब इसी में ही जो है वो, इसमें ही हम जो है बेंडिंग और ट्विस्टिंग कर सकते हैं। सांस भरी और सांस निकालते हुए आप जो है धड़ को और गर्दन को ऊपर दाहिनी तरफ बेंड करें, सांस भरते हुए मध्य में, फिर सांस निकालते हुए बाईं तरफ बेंड करें,
सांस भरते हुए मध्य में, और इसी पोस्चर से अब आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं। सांस भरें और सांस निकालते हुए कमर, धड़ और गर्दन दाईं ओर धीरे धीरे ट्विस्ट करें, सांस भरते हुए मध्य में। उसी प्रकार सांस निकालते हुए बाईं ओर ट्विस्ट करें और सांस भरते हुए मध्य में, और इसी में ही जो है वो हम फॉरवर्ड बेंडिंग कर लें। तो ये बहुत ही आसान आसन है, और इसी में ये है जो है वो थोड़े से जो है, एक है भद्रासन जिसको हम अर्धबद्ध कोण आसन कहते हैं, जो कि हमारे गर्भस्थ महिलाओं के लिए जो है बहुत ही लाभकारी आसन है, जिसको तितली आसन की भांति जो है वो सीधे, मैं जरा सा 1 सेकंड दिखला दे रहा हूं अभी 2 मिनट के लिए। दोनों टांगे जो है वो घुटनों से मोड़कर, और ये तलवों की जो है वो नमस्कार मुद्रा बनाई, तलवे मिला लिए, और इसको जो है इस स्थिति में जितना अंदर ला सकते हैं लाकर रोकना। ये इसको भद्रासन कहते हैं। और इसी में ही जो है वो तितली की भांति अगर हमने ये घुटने ऊपर नीचे चलाए तो ये तितली आसन। और इसमें और आसान है कि अगर हम इसको लेट कर करते हैं तो ये कहलाता है सुप्त भद्रासन। उसी तरीके से लेट कर अगर हमने कर लिया तो सुप्त भद्रासन। ये जो है वो बहुत ज्यादा ही जो है वो लाभकारी अभ्यास है। लेकिन इसमें भी क्या है कि अगर किसी को क्रॉनिक घुटने की आर्थराइटिस है या जोड़ों में बहुत अधिक दर्द है तो उसको इस अभ्यास को नहीं करना है। इसी तरीके से एक है कि सुप्त उदर आकर्षण आसन, जो मरकट आसन की भांति है कि पीठ के बल लेटकर दोनों हथेलियां इंटरलॉक करके सिर के नीचे रखा, और फिर हमने जो है दोनों घुटने मोड़ लिए और सांस भरी, सांस निकालते हुए घुटने दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर, सांस भरते हुए मध्य में, उसी प्रकार दूसरी ओर। इसी तरीके से मार्जरी आसन है, सेतुबंध आसन है। लेकिन सेतुबंध आसन जो है, कंद्र आसन जो है, ये गर्भावस्था की एडवांस स्टेज में नहीं करना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो विश्राम के आसन है। जो है विश्राम में सर्वोत्तम आसन तो है सब आसन, जिसको हम पीठ के बल लेट कर करते हैं, जिसमें जो है वो हमारा पूर्ण विश्राम के लिए है। अन्यथा ये विश्राम जो है वो हमारा बैठकर भी होता है कि बैठकर जो है हमने इसको सम स्थिति में या स्पंद भाव का निष्पंद भाव, इस तरीके से बैठकर हमने सांसें सामान्य की। इसके अलावा जो है वो हम पेट के बल लेटकर मकर आसन में विश्राम करते हैं या शिथिल आसन में विश्राम करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है विश्राम जो है। और भोजन के पश्चात, रात्रि भोजन के पश्चात और दिन में भी जो मेजर मील्स के बाद जो है वो हमको सब आसन में विश्राम करना है। विशेष रूप से जिनको हाई बीपी है, जो हृदय रोगी है, जो गर्भस्थ हैं, जो बुजुर्ग हैं। वैसे तो बुजुर्ग अवस्था शुरू होती है 75 से बाद, 75 तक तो हमारा वानप्रस्थ रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो जो हमारा खान पान है वो 60 साल पार होते ही जो है वो आपको शरीरगत जो है बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अगर हम नियम से रहेंगे तो 75 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती है, किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान में रखिए। अगर आप योग की शरण में रहेंगे तो मेरा ये अनुभव है, पिछले 58 साल का अनुभव है जो है कि उसको जरूरत नहीं पड़ती है किसी चीज की, बीमारी आती ही नहीं है। तो ये अपने को बस खाली अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने पर अनुशासन रखना है। योग में क्या है कि अपने ऊपर अनुशासन युक्त जो है अगर हमने शैली अपनी जीवन शैली रखी तो फिर हमें कोई दिक्कत होगी ही नहीं होगी, और हम फिर हमारा जीवन जो है हर तरीके से सार्थक रहेगा और उपयोगी रहेगा। हम पूरे समाज के लिए अच्छे से जो है वो उपयोगी बन के रह सकते हैं। अब जैसे जी अरविंद जी, हाँ, समाचार इसमें बहुत लाभकारी है। और आगे प्राणायाम का बता दिया, और ध्यान का भी अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि कुछ समय, जैसे मैंने बताया योगाभ्यास में, कि हमें 15 मिनट ध्यान के लिए भी रखना है। ध्यान करने से ही हमारी बेसिकली जो आसनों के अभ्यास से कि हमारा जो स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी, वो उसकी सब शुद्धि होती है, उसको वो सारी ठीक रहती है। ये जो महर्षि पतंजलि ने परिभाषित किया है स्थिरम, मतलब कि हमें अपने किसी भी आसन में लंबे समय तक रह के हम आगे की साधना कर सके। तो आसन से और प्राणायाम जी अरविंद जी
अरविंद जी रोकने का तो मन नहीं कर रहा है, पर हमें समय का भी बहुत ध्यान देना होगा और प्रतिभागियों के अभी सवाल भी हैं धन्यवाद। हमारे विशेषज्ञों के साथ जो भी चर्चा हुई उसको लेके। और आप सभी विशेषज्ञों ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस ठंड के मौसम में जो स्वस्थ रहने के लिए जो उपयोगी प्रबंधन है उसके बारे में हमें बताया। इसी क्रम में हमारे जो आज वैद्य आशीष जी हैं वो एक प्रस्तुति देंगे हमेशा की तरह। आशीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आजकल बैठकर ये आरामदायक जो जीवन शैली हमारी हो गई है, तो चलते चलते लोग खाते तो ढेर सारा है, परंतु अपेक्षाकृत जो है काम कम ही हो पाता है, जिससे पाचन संबंधित बहुत सारी समस्याएं जो है वो पैदा होने लगती हैं, जो मुख्य रूप से हमारे सबसे बड़े जो अंदरूनी ऑर्गन है लीवर, उसको जो है बहुत प्रभावित करती हैं, जो कभी पीलिया के रूप में तो कभी अपच के रूप में हमें दिखाई भी देता है। आजकल तो हर 5 में से 2 लोगों को एक बहुत गंभीर बीमारी जिसको फैटी लीवर बोलते हैं वो भी देखी जा रही है। ये खुद में तो एक छोटी सी बीमारी लगती है, लेकिन ये बहुत सारी बड़ी बड़ी जो गंभीर बीमारियां हैं उनको न्योता देती है, उनको जन्म भी देती है। ऐसे तो लीवर एक पर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, तो चलिए हम बात करेंगे अपने रुचिकर विषय पर, भोजन की थाली के रूप में। ऐसी थाली जो हमारे लीवर को साफ करती रहेगी और हमें उससे आने वाले जो बहुत से रोग हैं उनसे भी बचाती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी थाली, जो ठंड की थाली, वो भी लीवर वाली। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट कर लें जो अभी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, तो हमारा यकृत और प्लीहा जो है वो मुख्यतः 2 महाभूत से बना हुआ है, पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व से। हालांकि दुनिया की हर एक चीज जो है पंच तत्व से मिलकर बनी है, जो फिजिकल बॉडी है जिसको बोलते हैं। तो यकृत और प्लीहा जो है वो विशेषकर रक्त का स्थान भी बोला गया है, इसलिए अगर लीवर सही रहेगा तो हमारा रक्त जो है वो भी बहुत ही अच्छा बनेगा और शुद्ध रहेगा। और विरेचन चिकित्सा इसके लिए बोली गई है, तो जिसका मतलब है कि जो पेट को साफ करेगी, यानी कि हमारे पाचन को ठीक करेगी और हमारा जो लैट्रिन है उसको बार बार लाती है। तो विरेचन वाली जो चिकित्सा होती है तो वो खून को भी साफ करती है, पित्त को भी कंट्रोल करती है और लीवर के रोगों के लिए भी वो अच्छी होती है। इसके लिए जो हम एक मिनट में बोलता हूँ। क्षमा करना। तो लीवर के लिए जो है मुख्यतः लघु और तिक्त रस वाला जो प्रधान भोजन होता है और जो दीपनीय हो, यानी अग्नि को अच्छा करे, ऐसा भोजन हमको खाना चाहिए। और तिक्त रस का मतलब कड़वा रस होता है, जैसे करेला है, नीम है, गिलोय है, ये सारे जो है तिक्त रस में आते हैं। और आयुर्वेद में बोला भी गया है लघुन्यानि तिक्तानि दीपनानि च, यानी कि जो लघु हो, तिक्त रस वाला हो और अग्नि को बंद कर दीप्त करे, यानी बढ़ाए। अरविंद जी आप अपना माइक्रोफोन बंद करिए। अरविंद जी हाँ, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले हमारी थाली जो है, तो नेक्स्ट कीजिए। सबसे पहले चूंकि हमने बताया कि मधुर रस से ही हम लोगों को अपना भोजन स्टार्ट करना चाहिए, और मधुर रस में भी अगर हमारी थाली फलों से स्टार्ट होती है तो वो और भी सुपाच्य और हमारे शरीर को बल देने वाली होती है। तो फलों में अंगूर है, मुनक्का है। अंगूर चूंकि इस मौसम में आने भी लगे हैं, और अगर अंगूर नहीं मिल पाते हैं तो वहां पे आप मुनक्का को जो है वो भिगोकर आप ले सकते हैं। इस मौसम में बेर आते हैं, जिसे बदर फल भी बोलते हैं, तो बेर भी इस मौसम में बहुत ही अच्छा पाचन के लिए, और जिनको खासकर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनको बेर जरूर से खाना चाहिए। और इस मौसम में आंवला, चूंकि हमारे सभी विशेषज्ञों ने आंवले पे विशेष बल भी दिया है, आंवला भी इस मौसम का बहुत ही अच्छा फल माना गया है। तो इसमें से किसी भी एक फल से हम अपने ठंड की थाली, जो लीवर वाली थाली है, उसका प्रारंभ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। धान्य देखेंगे तो कम से कम 1 वर्ष पुराना धान्य, चूंकि हमारे पुरखे लोग इस्तेमाल भी करते थे कि इस बार का जो काटा हुआ धान्य है वो अगले साल के लिए रख देते थे,
और पिछले साल वाला जो भोजन है वो धान्य जो है वो इस ऋतु में या 1 साल पुराना धान्य का प्रयोग खाने में वो करते थे। तो लीवर के लिए सबसे अच्छा जो है जौ की रोटी, वो भी बढ़िया सा घी लगाकर, गाय का घी है तो बहुत अच्छा है, उसका सेवन करना चाहिए। गेहूं लीवर के लिए बहुत अच्छी है, और साठी चावल अगर मिलता है तो उसका इस्तेमाल जो है चावल के रूप में करना चाहिए। और अगर साठी चावल नहीं मिल पाता है तो सिंपल हम चावल को जो है उसकी माड़ निकाल कर, विशेषकर माड़ निकाल कर, क्योंकि चूंकि हमारे फैट पहले ऑलरेडी लीवर में जमा हुआ है और लीवर हमारा कमजोर है, तो हमें उसकी माड़ निकालकर, जो हमारे घर में बच्चे हैं या जो कमजोर हैं, दुबले पतले हैं, जो मोटा होना चाहते हैं, उनको उसका माड़ जो है नमक, सेंधा नमक वगैरह डालकर या थोड़ा सा मसाले डालकर पिला दीजिए, तो उनके लिए भी जो है फायदेमंद रहेगा। और हमारे लिए भी जो है एक्स्ट्रा जो फैट है या एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जो हमें नहीं चाहिए, स्टार्च वगैरह, वो भी हमारे शरीर में नहीं आता है। तो माड़ निकालकर चावल का सेवन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है दालों में जो है मूंग की दाल और कुलथ की दाल, ये 2 दालें जो है हमारे लीवर के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये दोनों क्षारीय होती हैं जो हमारे खून को साफ भी करती हैं। कुल्थी की दाल जो है, अगर आपको फैटी लीवर है तो आपको इसका काढ़े के रूप में यानी सूप के रूप में कम से कम हफ्ते में 2 बार तो जरूर से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, सब्जियों में इस मौसम में सारी ही सब्जी लगभग तिक्त रस वाली ही आती हैं। करेला इस मौसम में बहुत आ रहा है, परवल है, सहजन है, और पुनर्नवा जो है वो भी लीवर के लिए बहुत ही अच्छी साग बताई गई है। तो पुनर्नवा की जो है साग के रूप में या उसके पंचांग का सूप बनाकर उसका सेवन हम कर सकते हैं। और पेठा, अभी कुछ महीने पहले पेठे की पूजा वगैरह भी हुई थी, तो जिसको सफेद कद्दू भी बोलते हैं, खबहा बोलते हैं हमारे इधर भाषा में, तो उसकी सब्जी जो है सब्जी के रूप में या मुरब्बे के रूप में भी अगर आप सेवन करते हैं तो वो भी पित्त को कंट्रोल रखता है और पाचन के लिए और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसको सुपर फूड भी बोला गया है। नेक्स्ट प्लीज। मसाले में अगर हम देखेंगे तो लहसुन, धनिया, हल्दी, दारू हल्दी, अदरक। दारू हल्दी ये एक प्रकार की लकड़ी होती है जो पहाड़ी एरिया में पाई जाती है, ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और दारू हल्दी अगर चूंकि बहुत ज्यादा तीखी मतलब तिक्त रस वाली होती है, तो इसका सेवन 1 चुटकी की मात्रा में आप अगर जो रात में दूध के साथ या किसी और गर्म पानी वगैरह के साथ भी आप इसका सेवन करते हैं तो वो भी लीवर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। धनिया को चटनी के रूप में आप सेवन कर सकते हैं। लहसुन का प्रयोग तो हमारे सभी विशेषज्ञों ने बता ही दिया है। और हल्दी का प्रयोग, चूंकि हल्दी जो होता है वो हिपेटोप्रोटेक्टिव भी बोला गया है, यानी कि वो लीवर की रक्षा करने वाला होता है, तो हल्दी का दूध के रूप में या खाने में भी जो है इस मौसम में अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। अधिक का मतलब 2-4 किलो नहीं होता है, अधिक का मतलब है जितना हम प्रयोग कर रहे हैं 1-2 चुटकी उससे थोड़ा सा बढ़ाकर उसका जो है प्रयोग हम करेंगे। अदरक का भी इस मौसम में अच्छा प्रयोग होता है और ये हमें सर्दियों से भी बचाती है और प्लस ये लीवर को भी जो है हमारा साफ करती है। नेक्स्ट, अन्य में देखेंगे तो लोहे के बर्तन में जो भोजन पकाया जाता है वो भी हमारे लिए जो है बहुत ही अच्छा होता है, लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो आयरन रिच हो जाता है। और लोहे का स्वाद जो है आयुर्वेद में तिक्त रस वाला कहा गया है, इसलिए भी जो है लोहे के बर्तन में हमें खाना पकाना चाहिए। लेकिन यह है लोहे के बर्तन में खाना पका के जैसे पक जाए खाना तो उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा देर तक अगर जो लोहे के बर्तन में खाना रखा रहे तो काला भी पड़ जाता है और उसको स्वाद कुछ ज्यादा ही तिक्त हो जाता है, फिर वो खाने योग्य नहीं रह जाता है। इसलिए खाना पका के उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट जरूर से कर देना चाहिए। और सेंधा नमक तो सारे नमकों में वैसे भी श्रेष्ठ होता है, तो जिनका बीपी बढ़ा रहता है उनके लिए भी, और जिनका लीवर गड़बड़ रहता है या भूख नहीं लगती है उनके लिए भी जो है सेंधा नमक जो है बहुत ही अच्छा है। और सेंधा नमक अग्निवर्धक भी बोला गया है, तो ये अग्नि को भी बढ़ाता है। इसलिए अगर आप सादा नमक खा रहे हैं तो उसके स्थान पर सेंधा नमक बस शिफ्ट कर देना है, ये भी हमारे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट देखेंगे, पीने में जो है हम छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। छाछ ताजी होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। हालांकि इस मौसम में थोड़ी बहुत खट्टी छाछ ली जा सकती है, लेकिन अगर आपको लीवर में दिक्कत है, कोई भी समस्या है, तो आप ताजी छाछ का ही प्रयोग करें। गाय का दूध जो है वो भी बहुत ही अच्छा माना गया है लीवर के लिए, क्योंकि ये भी पित्त को जो है
ठीक करता है, बैलेंस करता है। और सबसे अच्छा जो है लीवर के लिए बोला गया है वो है गोमूत्र। देसी गाय का जो मूत्र है उसमें थोड़ी सी हल्दी के साथ अगर जो हम सुबह सुबह 20 से 30 ml की मात्रा में खाली पेट ले लेते हैं तो लीवर बहुत ही जल्दी स्वस्थ होता है। और ऐसा देखा भी गया है कि जिसको पीलिया है वो अगर जो 7 दिन भी अगर जो गोमूत्र का सेवन कर लेता है तो वो बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाता है, उसका पीलिया वगैरह बिल्कुल साफ हो जाता है। और ये रक्त को भी शोधित करती है, लेकिन ये थोड़ा पित्त को बढ़ाती है, इसीलिए इसका प्रयोग जो है एक चिकित्सक की सलाह से लेंगे तो काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है पेय पदार्थों में हम आसव और अरिष्ट भी ले सकते हैं। इसमें पुनर्नवासव है, अर्जुन अरिष्ट है, अर्जुन आसव है, पुनर्नवासव है, कुमारी आसव है, रोहितकारिष्ट है। इस प्रकार से बहुत से आसव और अरिष्ट चिकित्सक की देखरेख में हम लेंगे तो ये लीवर को बहुत ही मजबूत करते हैं। और अंत में जो है शहद वाला जो पानी है, 1 चम्मच शहद 1 गिलास पानी में डालकर उसको सुबह और शाम 2 गिलास अगर जो हम पी लेते हैं तो ये भी जो है लीवर के लिए हमारे बहुत अच्छा होता है। पानी इस मौसम में ताजा लेना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा या गर्म बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गर्म तो सेहत के लिए वैसे भी खराब ही बोला गया है। ताजा पानी लेके उसमें 1 चम्मच शहद डालकर उसका प्रयोग करेंगे तो इस मौसम में जो हमारा पेशाब संबंधी समस्याएं होती हैं उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इस प्रकार से लीवर की थाली जो है हमारी कंप्लीट होती है। अगर किसी का कोई प्रश्न है इस चर्चा के संबंध में आशीष जी, तो वो जी लीवर की थाली में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप भूल गए। जी जी है मूली। असल में ये बहुत ही जल्दी में तैयार की है तो मूली और बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य था तो वो मिस हो गया हमसे। जी, बहुत डॉक्टर बहुत धन्यवाद। मूली का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है इसमें। और एक चीज मैं और यहाँ पर कहना चाहूंगी, हाँ। जो गन्ना जो होता है ना, जी जी जी, उस गन्ने के एक बड़ा गन्ने को लेकर उसके 3 पीस काट लें, यानी एक हिस्सा रोजाना उसको चुसाएं, क्योंकि इसको रोजाना चूसो तो इसमें भी बहुत फायदेमंद है ये। और मूली की भुजी, मूली की सब्जी जो है वो बहुत बेहतरीन है लीवर, फैटी लीवर में। और गन्ना दांतों के लिए विशेष उपयोगी है। जी सर, गन्ना तो दांतों के लिए, जवान के लिए, पाचन के लिए, लीवर के लिए, सभी के लिए बहुत उपयोगी है सर। जी सर। जी, अब हम प्रतिभागियों पे आते हैं। शिवा जी ने हाथ उठाया था। शिवा जी, आपका कोई प्रश्न है? जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने वो बताया था ना बच्चों के लिए वो शरबत कुछ बताया था, शरबत करके, तो उसका नाम नहीं बताया था। यूनानी कोई पीने वाला शरबत नजला और शरबत मसीहा बुखार के लिए है। शरबत नजला, शरबत नजला और शरबत मसीहा। हाँ, मसीहा बुखार की हालत में देते हैं। अगर बच्चों को बुखार हो रहा है तो शरबत मसीहा बहुत बेहतरीन काम करता है। और शरबत नजला क्योंकि बहुत आसान है, बड़ों के लिए जो शानदार नजला होता है उसमें मुफरिद अजमियां होती हैं, जो है जैसे उन्नाब है, सफिस्ता है, उस टाइप की चीजें होती हैं, उसमें शहद में मिलाकर वो बनाया जाता है। लेकिन ये कि आपने बताई थी जी डॉक्टर साहब, एक चीज और बताई थी कि अजवाइन और पान के पत्ते को तो छोटे बच्चे 1 साल के बच्चे को क्या दे सकते हैं, और देना है तो कितनी मात्रा में देना है? जी बताती हूँ। देखिए, जो अपने 1 साल से लेके 5 साल तक के बच्चों को जो है 1 गिलास पानी में 1 पान का पत्ता और 1 चम्मच अजवाइन इतना पकाना है कि अजवाइन अपना रंग छोड़ दे और पान अपनी जो है वो खुसूसियात उसमें छोड़ दे। उसको प्रिजर्व करके रख लें और 1 चम्मच जो है जो बच्चों की डोज होती है आमतौर से 1 चम्मच वो पिलाएं बस रोजाना 1। और छोटे बच्चों को ड्रॉप्स की शक्ल में 5 से 10 ड्रॉप्स पिला सकते हैं बस। उससे ठंड से बच्चा जो है वो बचा रहेगा। जी, इसके अलावा आशा जी और माया जी ने भी हाथ उठाया था। आपका कोई प्रश्न है? डॉक्टर आर्या जी से बस एक क्वेश्चन कि उन्होंने पित्त के लिए धनिया और पुदीने का रस बताया था, तो उसकी मात्रा कितनी लेनी है लगभग? डॉक्टर आर्या जी ने बताया था। सुनील आर्या जी। जी। हाँ जी, अपना प्रश्न दोहराएं एक बार।
पित्त के लिए आपने धनिया पुदीने का रस बताया था, तो उसकी मात्रा कितनी लेनी है? एक रस बहुत है, एक चम्मच अगर ताजा रस लेंगे पर्याप्त है। वो ऐसा दिन में 2-3 बार लिया जा सकता है। जी जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है जी। माया जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने भी हाथ उठाया था और आशा जी ने भी। और किसी प्रतिभागी का कोई प्रश्न? जी डॉक्टर विशाल, आपका भी हाथ रेस हुआ है, आपका भी कोई प्रश्न है क्या? हाँ, मेरा भी एक प्रश्न है। जी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन सुनील जी ने, अरविंद जी ने और आशीष जी और प्रोफेसर निखत ने दी। मुझे ये पूछना था आशीष जी से कि ये जो नींबू पानी में शहद का आपने बताया, क्या है कि प्रकृति के अनुरूप उसको सुबह, दोपहर, शाम किस समय लेना उचित? क्योंकि आपने ये तो बताया गर्म पानी में नहीं लेना, गुनगुने में ले सकते हैं या कम में ले सकते हैं, जैसा भी। तो ठंडे पानी में तो शहद घुलेगा ही नहीं। सर मैं बताना चाहूंगा कि ठंडे पानी में थोड़ा सा पानी लेके उसमें 1 चम्मच शहद डाल के घोल लेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो बहुत आसानी से वो शहद घुल जाता है। गुनगुने पानी में, ताजे पानी में अगर शहद घोलेंगे तब भी लिया जा सकता है, क्योंकि शहद के लिए बोला गया है कि अगर शरीर गर्म है, यानी कि हम कसरत करके भी आए हैं, तो भी हम शहद के लिए एलिजिबल नहीं है, उसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शहद को गर्म के साथ जो है जो हमारी धातुएं हैं उनको क्षीण करने वाला बोला गया है। तो रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा ये उचित है। मेरा प्रश्न दूसरा है कि नींबू के साथ वो कहते हैं कि सुबह लेना है, खाली पेट लेना है, वो एसिडिटी भी करता है। तो मतलब हर प्रकृति के अनुरूप अगर आपका थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए हमें। जी। वात प्रकृति वाले जो हैं उनके लिए शहद बहुत अच्छा नहीं बोला गया है, लेकिन पित्त वाले और कफ वाले जो हैं वो शहद को ले सकते हैं। और नींबू डालकर बोलते हैं लोग, लेकिन मैं नींबू डाल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिंपल पानी और शहद बस, और कुछ भी उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है। बाकी स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत से लोग बहुत कुछ उसमें मिलाते हैं, लेकिन वात वाले पानी में वात वाले ना लें। हाँ, वात वाले जो है शहद से थोड़ा परहेज रखें, या अगर उनको कफ की या पित्त की समस्या है तो थोड़ा सा जो है ले सकते हैं, लेकिन उनको फिर अदर चीजों में जो है घी का सेवन जरूर से करना चाहिए। घी, शहद जो है इसको तो निरंतर लेने के लिए बोला गया है, लेकिन अलग अलग रूप में। और वात वालों के लिए हो तो घी और शहद इकट्ठा लें? नहीं, घी और शहद इकट्ठा नहीं लेना है। घी को जो है वो खाने के साथ आप ले लीजिए, किसी और चीज के साथ, और शहद को जो है पानी के साथ ले सकते हैं। और इसको अलग से ही लेना है, खाने के साथ लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुबह पानी जो पी रहे हैं खाली पेट में, उसके साथ ले सकते हैं, या खाना खाने के 1-2 घंटे बाद जब प्यास लग रही है उस समय आप ले सकते हैं, और सायंकाल में भी आप ले सकते हैं। तो इसको खाने के अतिरिक्त में जो पानी आप ले रहे हैं, सिंपल जो पानी ले रहे हैं, उसमें आप 1 चम्मच शहद डालिए, सादे पानी की जगह आपने शहद वाला पानी पी लिया। इस प्रकार से आप उसको जो है ले सकते हैं। ठीक है। वात वालों को तो नींबू नुकसान करता है भैया, हम नहीं खा पाते नींबू, बहुत दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने नींबू के लिए बोला भी नहीं है, मैंने सिर्फ जो है शहद के लिए बोला है। और शहद भी जो है, जो वात प्रकृति वाले हैं या वात की से जो पीड़ित हैं, वो लोग शहद को थोड़ा अवॉइड भी करेंगे तो चलेगा। चलिए, मुझे लगता है बहुत समय हो गया है और सभी प्रतिभागियों ने इतने देर तक हमारा वेबिनार को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले मैं सभी विशेषज्ञों से ये अनुरोध करूंगी कि जाने से पहले स्वस्थ रहने के लिए एक छोटा-सा संदेश हमारे सभी प्रतिभागियों को दें। हालांकि वो अधिकतर प्रतिभागी जा चुके हैं मीटिंग से, लेकिन जाते-जाते एक छोटा-सा संदेश मैं सभी विशेषज्ञों से अनुरोध करूंगी। डॉक्टर सुनील। जी। सबसे अंत में यही है कहने के लिए कि हर ऋतु का सबकी वीडियो आ रही है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, हर ऋतु का अपना महत्व होता है और हर ऋतु की अपनी विशेषताएं होती हैं। हर ऋतु के अनुसार अपना हम खान पान और रहन सहन में बदलाव करते चलेंगे और हर हाल में तनाव मुक्त रहने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जीवन भर स्वस्थ बने रह सकते हैं। जी धन्यवाद। डॉक्टर निखत, आपका एक संदेश। डॉक्टर निखत। डॉक्टर विशाल जी, आपका एक छोटा सा संदेश हमारे प्रतिभागियों के लिए। मुझे लगता है कि
इसको शीत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, शीत वेव से तो बचें और बाकी पूरी ऋतु का आनंद लें और इसके अंदर भरपूर खाएं, भरपूर घूमें, धूप मिले तो जरूर लें। और जो हमारे डॉक्टर सुनील, डॉक्टर अरविंद जी और डॉक्टर निखत ने और डॉक्टर वेदराज आशीष जी ने जो सलाहें दी हैं और मेरी भी कुछ विषय अगर ध्यान में आए हो तो उसको सेवन करें। और यही वो है कि गर्मी में तो आदमी दुखी रहता है कि भाई साहब गर्मी हो गई, पसीना आ गया, हिला नहीं जा रहा, और सर्दी में ये सब चीजें नहीं होती, ओढ़ने से काम चल जाता है। तो सारे विषय आए ना, तो एक ले लीजिए। ओढ़ के चलिए। मनीषा जी, आप मुझसे कुछ कह रही थी? मेरा भी कहना भी यही है कि देखिए गर्मी से जो है वो आम जन पे बड़े और जो सब हैं उन सबको परेशानी होती है, लेकिन जो विंटर सीजन है ये एक तरीके से थोड़ी सी तकलीफ भी तो होता है, लेकिन अगर हम जरा सी भी सावधानी बरतें तो इसमें हम पूरा अपनी हेल्थ का अच्छे से जो है वो ख्याल रख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी है। भाई अमीर लोग जो है वो काजू बादाम और अखरोट खाते हैं, लेकिन हम जैसे जो और हमारे और जो वैसे लोग हैं वो मूंगफली से पूरा आनंद ले सकते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, तिल के लड्डू खा सकते हैं, देसी घी घर में ही हर एक के अंदर, घर के अंदर गाय का दूध और सब चीजें अवेलेबल हैं, तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। ज्यादा ताजी हरी सब्जियों का जो है मजा ले सकते हैं, गाजर का हलवा भी बना सकते हैं। तो ये बहुत थोड़ी सी अगर एहतियात बरती जाए तो मौसम जो है वो बेहतरीन है सबके लिए। धन्यवाद। अरविंद जी, आपका कोई मैसेज? मेरा तो ये सुझाव है कि हम सभी जो है अपने स्वयं के लिए जो है वो अपनी दिनचर्या में अपने स्वयं के लिए कुछ समय जरूर निकालें। 1 घंटा 45 मिनट से 1 घंटा अपने खुद के लिए आरक्षित कर लें और हम योग की शरण में आए तो हमारा हर चीज जो है वो व्यवस्थित हो जाएगी। जो योगाभ्यास से नहीं जुड़े हैं वे योगाभ्यास से जुड़ने का प्रयास करें, इसको अपनी जीवन शैली का पार्ट बना लें। अलग से कुछ नहीं करना है, इसमें कोई व्यय नहीं है। आपको थोड़ा समझ के जो हमारी ये प्राचीन संस्कृति है, भगवान शिव जो है वो इस धरती पर योग को लाए, उसको समझ के हमें अपनाना है, उसके अनुसार जीवन जीना है, तो देखें परम आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आशीष जी। बस मेरा तो यही कहना रहेगा कि सब लोग स्वस्थ रहें और इस ऋतु का आनंद लें, और जिस प्रकार से अग्नि के लिए जो है लकड़ी जरूरी है, उसी प्रकार से जो है हवा भी बहुत जरूरी है। इसलिए आहार और विहार दोनों का बहुत ही ध्यान रखते हुए तालमेल करें। लकड़ी ज्यादा हो जाएगी तो धुआं रहेगा, और हवा ज्यादा आएगी तो अग्नि बुझ जाएगी। इसलिए दोनों को सामंजस्य रखते हुए बढ़िया से अग्नि जलाएं और बढ़िया खाना खाएं और पकाएं। बस यही मेरा सबसे अनुरोध रहेगा। बहुत सभी विशेषज्ञों का बहुत धन्यवाद, और सभी प्रतिभागियों का भी बहुत धन्यवाद जो हमसे इतनी देर तक जुड़े रहे। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आप सभी ने बताया, सभी डॉक्टर्स ने, प्रोफेसर निखत जी ने बहुत अच्छा सबने बताया, बहुत अच्छा लगा आपकी मीटिंग ज्वाइन करके। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी। जी नमस्ते।